बोलते हैं, आज बायोलॉजी होती है। तो मेरे साथ टोटल 9 लोग हैं, साथ साथी मेरे साथ बैठे हैं। ऋषि और आयुष, डॉक्टर आयुष हमारे अभी वेटिंग में है, क्योंकि सीटिंग 7 लोगों की 8 की है मेरे को मिलाते हुए। तो इन सब लोगों से आपका परिचय करवाया जाएगा। तो डियर, बायोलॉजी के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि यदि मैं 96 की कोचिंग याद करूं तो मुझे याद है उस समय आरपीएमटी होता था। ऑल इंडिया पीएमटी को जानते नहीं थे हम लोग। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी के नीट में आरपीएमटी बोलते थे उसको। 4 पेपर होते थे, 300 की जूलॉजी, 300 की बॉटनी, 300 की फिजिक्स, 300 की केमिस्ट्री। एग्जाम चार्ज चलता था। फिर आगे बढ़ते 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 फिर एआईपीएमटी का थोड़ा सा माहौल बनना स्टार्ट हुआ था 2000-2003 में, जब 21 लड़के सेलेक्ट होते थे, जिसमें 200 क्वेश्चन आते थे, 180 नहीं आते थे। 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री, 50 जूलॉजी, 50 बॉटनी। फिर आगे चलते चलते ऑल इंडिया पीएमटी ने 45 मल्टीप्लाई 4 क्वेश्चन कर दिए। ऐसे स्टेट पीएमटी थी, वो भी एक दिन में होना स्टार्ट हो गई। फिर दोस्तों नीट 2013 में सबसे नीट हुआ, पूरे देश का एग्जाम हुआ। फिर 14-15 फिर इसमें कुछ कानूनी पेचीदगियां आई, स्टेट और केंद्र के बीच डिस्प्यूट चलते रहे, माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर डिस्कस चलते रहे, और होते 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 लास्ट में फिर ये 2018 में आते आते नीट हिंदुस्तान में एक शानदार फॉर्मेट हो गया। 19 में बहुत अच्छा एग्जाम हुआ, और 20 में आप जानते हो तो एम्स और जिपमेर और एफएमसी सभी एग्जाम्स की सरकार ने ये कह दिया, भाई जो भी देश में आपको डॉक्टर बनाना हो, चाहे एमबीबीएस का हो, चाहे वेटनरी का हो, क्योंकि सबका कोई डॉक्टर बनना है। अब वो सरकार कहती है आपको विदेश भी जाना है तो भी आपको इस नीट के मार्कशीट को बेस बनाना पड़ता है, अलग होता है, स्टेट आरपीयूटी अलग होता है। बाकी ऑलमोस्ट डॉक्टर बनने का एक एग्जाम है नीट। कई बार बहुत से लोग कहते हैं साहब हमारा बोर्ड क्या होना चाहिए, हमारा मीडियम क्या होना चाहिए। मैं एक ही बात करता हूं भाई दोस्तों सबसे, कि आप चाहे कन्याकुमारी के हैं चाहे कश्मीर के हैं, डॉक्टर बनना है तो आपको नीट का एग्जाम देना है, जिसका सिलेबस एक है। आप किस बोर्ड के हैं, कौन से मीडियम से, पेपर हिंदी मीडियम में आता है, पेपर इंग्लिश मीडियम आता है, और कुछ लोकल जिन भाषाओं को मान्यता मिली हुई है पेपर उनमें भी आता है। इसलिए ये सारे मुद्दे गौण हैं। और डॉक्टर बनने के लिए बायोलॉजी का स्कोर 330, 320, 300 प्लस लाना अति आवश्यक होता है। और बायोलॉजी जिसकी कमजोर होती है उसको दोस्तों दिक्कत काफी होती है मेडिकल में अच्छी रैंक लाने में। बिना बायोलॉजी के, तो कहते हैं बिना फिजिक्स के सिलेक्शन नहीं होता, और बिना बायोलॉजी के रैंक नहीं आती। केमिस्ट्री हमेशा न्यूट्रल पार्ट मानते हैं, सबके नंबर आते हैं केमिस्ट्री में, मेरा ऐसा मानना है। केमिस्ट्री के कारण मैंने कभी किसी बच्चे को आज तक डिस्टर्ब देखा नहीं है। फिर सुन लो, फिजिक्स सिलेक्शन के लिए जरूरी है, बायोलॉजी रैंक के लिए जरूरी है। ओके डियर, तो मैं मेरी बात को आगे बढ़ाऊं, मैं मेरे साथियों से आपकी मुलाकात कराऊं। तो दोस्तों मैं जो कहना चाह रहा था, 10 साल 20 साल पहले मेडिकल अलग था। फिर उस समय की बात करूं, मैं कोचिंग स्टार्ट की थी उस समय, तो टॉपिक निश्चित थे। और जूलॉजी की बात करूं तो फिजियोलॉजी होता था, एनाटॉमी होता था, एम्ब्रियोलॉजी होता था, और एक आपका टेक्सोनॉमी होता था, डाइवर्सिटी होता था। बॉटनी की बात करें तो फिजियोलॉजी होता था, एनाटॉमी होता था, मॉर्फोलॉजी होता था, डाइवर्सिटी था, टेक्सोनॉमी था, इतने टॉपिक हुआ करते थे। अब आज तो टॉपिक तो बिल्कुल, ये टॉपिक तो बिल्कुल सेकेंडरी प्रायोरिटी पे आ गया। अब तो अप्लाइड बायोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक, इवोल्यूशन, ये सब चीजें ज्यादा आजकल वेटेज रखती हैं, ज्यादा इनसे क्वेश्चन आते हैं, जबकि पढ़ाने में इनको टाइम कम लगता है। जैसे फिजियोलॉजी, जूलॉजी की हो चाहे बॉटनी की हो, उसको पढ़ाने में पूरा टाइम देना टीचर को, क्योंकि वही टॉपिक छोटा सा आपका बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, आपका जेनेटिक्स, आप इवोल्यूशन, समय कम लेते हैं लेकिन क्वेश्चन वो इक्वल लेके चले जाते हैं। इस तरह की बातें सारे सब्जेक्ट के साथ ही आपके टॉपिक वाइज करेंगे। तो 300 लोग इस समय हमारे ऑनलाइन पे इसको देख रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग देख रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस पूरे शो को देखें आप। यदि आप नीट के प्लेयर हैं, या आपके परिवार में कोई नीट का प्लेयर है, इस साल का या अगले 2-3 साल का, यदि आपके घर में कोई डॉक्टर बनना है, आप डॉक्टर बनने के ट्रैक पे हैं, तो आपको इसको पूरा देखना चाहिए। क्योंकि वो कहते हैं अध चल गगरी छल कर जाए, आधे काम का कोई मीनिंग नहीं है। या तो अभी से आप अपने दूसरे काम लग जाए, और जिसको सुनना ही है, बीच में मेरा काम चलता ही रहेगा, सीएलसी की बात हम बीच में करते रहेंगे। तो मैं सबसे पहले बात शुरू करना चाहूंगा हमारे पांडे सर से। मैं आपका परिचय कराता हूं हमारे पांडे सर का। आप संतोष पांडे सर हैं, आप उत्तर प्रदेश बनारस से हैं, आप जूलॉजी के हमारे सीनियर फैकल्टी हैं, आप जूलॉजी का पाठ लेते हैं। तो आप पांडे सर आपसे बात करेंगे। थैंक यू बॉस। साथियों, आपको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देते हुए, आपके पेरेंट्स का अभिवादन करते हुए बात को स्टार्ट करना चाहूंगा। कोविड-19 थोड़ा सा इसने सबको परेशान करके रखा है, और आप जो परेशान हो रहे हैं उसमें से अनावश्यक बातें अधिक हैं। ना तो आपके घर में है कोविड-19, और न तो आपके घर में ईश्वर की दुआ से आने वाला है। तो इन सारी चीजों को आप पहले तो अवॉइड कर दीजिए, हटा दीजिए इन चीजों को। और उसके बाद में अक्सर
आपकी एक कंप्लेन होती है, कई बच्चों से बातचीत हो रही है आजकल, तो बच्चे कहते हैं सर पढ़ाई नहीं हो पा रही है घर पर। उसके लिए एक सीधा सा तरीका ये है कि आप सुबह उठें और फ्रेश होने के बाद में ईश्वर का स्मरण करें, और ईश्वर का स्मरण करने के बाद में आप अपने पेरेंट्स का भी पैर छुए हो सके तो, क्योंकि वो आपके साक्षात ईश्वर हैं इस दुनिया में। तो जैसे ही आप ये काम करेंगे आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है, और फिर आप अपने अध्ययन की ओर जाएं और स्टडी आराम से करें बैठ करके। ये मान के चलिए पूरी दुनिया कोविड-19 से परेशान है, लेकिन आपके और आपकी मेडिकल सीट के बीच में कोई नहीं है, ये भी नहीं है, कोविड-19 भी नहीं है। और सीधे सीधे यूं समझिए कि आपके बीच में किसी को होना भी नहीं चाहिए। आपकी नजरें हमेशा लक्ष्य पर होनी चाहिए। सब्जेक्ट की बात अगर करूं तो फिजियोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स हैं, कम से कम एक क्वेश्चन हर चैप्टर से आएगा, और किसी किसी चैप्टर से 2 भी हो जाएगा। और उसमें 2-3 तरीके से आपको पढ़ना है पूरी फिजियोलॉजी को। पहली बात तो फिजियोलॉजी में फंक्शनल एस्पेक्ट पर आप फोकस करेंगे। किसी भी चीज से रिलेटेड जो फंक्शन होता है उसका, उस पर आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज, फिजियोलॉजी के चैप्टर के लास्ट में जो कुछ डिजीजेस दी होती हैं एनसीईआरटी में, उसको देखें। और एनसीईआरटी के फिजियोलॉजी के चैप्टर्स में जहां पर आपको लगे कि थोड़ा सा टिपिकल तरीके से समझाए, थोड़ा सा कठिन लग रहा है समझाने में या समझने में, फिजियोलॉजी के उन पॉइंट्स को आप जरूर देखें। जैसे एग्जांपल के लिए आप डाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में 2-3 बातें आप देख लीजिए। एक तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को देख लीजिए, दूसरा मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन, और तीसरा आप देखिए डिजीजेज पर अटैक कर दीजिए। इसी तरह से हर चैप्टर आपको देखना है। इसी के साथ आप 12th के टॉपिक्स के एग्जांपल लूं तो जैसे इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन में 2-3 चीजों को आप फोकस करें। ओरिजिन ऑफ लाइफ में ओपेरेंस थियरी जो मॉडर्न थियरी है उस पर कर लीजिए। इसके बाद में एविडेंसेज में एनालॉगस ऑर्गन, होमोलॉगस ऑर्गन, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एडाप्टिव रेडिएशन को लेते हुए मॉडर्न थियरी पर फोकस करिए। बस ये हॉट टॉपिक्स होंगे। इसी तरह से हर चैप्टर को आपको पढ़ना है। हमारे साथी आपको आगे की जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू। पढ़ने के लिए कुछ टिप्स मतलब बच्चों कहां से पढ़े बच्चे को अगर पढ़ना है तो उसको एनसीईआरटी इस समय पढ़नी है। सिलेक्शन में आपका जो मेजर रोल प्ले करेगी वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी है। मतलब आपका कहने का मतलब एनसीईआरटी और मॉड्यूल ये सबसे पढ़े, एनसीईआरटी पढ़े। और इस समय तो मॉड्यूल के जो लास्ट में क्वेश्चन दिए हैं, और जो एग्जाम्स के क्वेश्चन है वो, और अपने अब तक के जो क्वेश्चन हुए हैं उनको सारे पेपर्स को रिवाइज कर ले, और हमारी जो डेली टेस्ट सीरीज चल रही है इस पर फोकस रखिए। थैंक यू पांडे सर। मेरे हिसाब से आप ये कहना चाह रहे हैं कि सब आप एनसीईआरटी पढ़ें, और सीएलसी की बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए तो हमारा बायो डीटीएस एक ब्रह्मास्त्र है। इस लाइव को जो भी लोग देख रहे हैं मैं उनको बताना चाहता हूं कि 2016 में एक आइडिया आया था सीएलसी में बायो डीटीएस, बायोलॉजी की डेली टेस्ट सीरीज। फिर 17 में उसके साथ केमिस्ट्री जुड़ गया था, नाम हो गया बायोकेम टेस्ट सीरीज। फिर 16, 17, 18 3 साल जो डीटीएस हुई उसके ने बुक फॉर्मेट में बच्चों को बांट के छाप के दे रखी है। हमारे हर बच्चे के पास बायोकेम डीटीएस की बुक्स है। उसके अलावा आपने दोस्तों 20 का बायो डीटीएस दिया। मैं बताना चाहूंगा लाइव देखने वालों को 2020 की हमारी बायो डीटीएस का वीडियो क्यों है 15 बाकायदा 2020 का वीडियो सॉल्यूशन पड़ा हमारे सीएलसी सीकर यूट्यूब चैनल पे। आप तो सीएलसी की बायो डीटीएस के पेपर को एक बार ईमानदारी से वीडियो सॉल्यूशन देख लें स्थिरचित से। उसके अलावा जो हमारी चल रही है डेली टेस्ट सीरीज, उन सबको देख ले तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप कहीं भी बात नहीं खाएंगे। एक बार मैं पांडे सर जो लोग देख रहे हैं उनके नाम रिकॉर्ड कर दूं, सुमन मोदी, नरोत्तम शर्मा, राजकुमार जी पुरोहित, जगसीर भाई, मोहनलाल मीना, नरेश चिपुनिया, महेंद्र बलोदिया जी, समर चौधरी, प्रीतम शर्मा, पंकज चौधरी, प्रिंस सुमित, हरजीत सिंह, परव गुप्ता, हाउ टू स्टडी फॉर नीट वो एक की बात है, भरत आदित्य, शाहरुख चौहान, शिवराम चौधरी बोस, मुझे कल वाले बच्चे बैच की बात यहाँ इश्तियाक लाइव पे है, अंकित, यतेंद्र उपाध्याय आपको बहुत मिस कर रहे हैं यहाँ पर, विजेंद्र चौधरी, मोहित कुमार, दोस्तों मनीष, नंद किशोर जी, फौजी यादव, मदन राड, इश्तियाक अहमद, अमित उपाध्याय आपको बहुत मिस कर रहे हैं। तो आप सब लोग प्लीज जो लाइव देख रहे हैं उन सबसे निवेदन है, हमारे परमेश्वर जी, हमारे जीवराज ढाका, ये सब लोग दोस्तों लाइव पे चल रहे हैं। तो मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं डियर, कि इस समय जो नीट 2020 के प्लेयर हैं उनसे एक ही निवेदन है कि सीएलसी की डेली टेस्ट को ईमानदारी से फॉलो करें, एनसीईआरटी को फॉलो करें। आज बायो की बात करेंगे, सीएलसी की बायो डीटीएस को फॉलो करें, जिसके वीडियो सॉल्यूशन 2020 के हमारी साइट पे पढ़ें जो लोग नहीं जुड़े सीएलसी से। अब मैं इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करना चाहूंगा हमारे बोटनी की टीम से, हमारे महेंद्र जी बलोदिया सर से। महेंद्र जी बलोदिया सर, धन्यवाद बॉस।
कोविड-19 के इस वैश्विक इंपैक्ट में हम सब लोग अपने घरों में कैद हैं। सीएलसी ने एक मुहिम चलाई, हम सब लोग इस मुहिम में जुड़े। बहुत फेमस सा एक डायलॉग आप सब लोगों तक आ गया है, संकल्पित रहें आप, समर्पित रहेगी सीएलसी। और इस मुहिम के तहत एक एक सीएलसीएन ने, एक एक बंदे ने काम करना शुरू किया। पहले ही दिन से बॉस खुद आपको बहुत एक्टिव नजर आए। सो इन सारी बातों को करने से पहले मैं आप सब लोगों के बीच एक बात ये रख देना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पे या किसी इस तरीके के पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सीधा सीधा आके बोलना और सीधा सीधा अपने आप को रिप्रेजेंट करना बहुत हिम्मत का काम होता है। और ये इसलिए हिम्मत का काम होता है क्योंकि बहुत क्रिटिसिज्म भी आपको फेस करना पड़ सकता है, बहुत सारे क्रिटिसाइजर्स हैं उनको भी आपको फेस करना पड़ सकता है, लेकिन आपके काम को, आपके काम की सराहना करने वाले लोगों को देखते हुए आपको इस प्रकार के काम जारी रखने होते हैं। तो मैं बॉस को इस काम के लिए साधुवाद देना चाहता हूं, आपको बधाइयां देना चाहता हूं कि पहले दिन से ही आपने बहुत एक्टिवली इस काम को शुरू किया और लगातार आप इसको बनाए हुए हैं। रोज 6:30 बजे आप लाइव आते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं। संस्थान के सारे सदस्य अपने अपने स्तर पर किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। देखिए, बात बायोलॉजी की जा रही है। मेडिकल एस्पिरेंट्स जो है उनको मैं ये बताना चाहूंगा, बायोलॉजी अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सबसे पहले ये कॉन्फिडेंस देता है कि आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप सेलेक्ट हो सकते हैं। माफी चाहता हूं, मैं किसी भी फिजिक्स और केमिस्ट्री को यहाँ क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रहा, लेकिन सीधे तौर पे मैं ये कहना चाहता हूं, बायोलॉजी अपने आप में ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको ये कॉन्फिडेंस देता है, आपको ये विश्वास देता है, आपको ये आत्मविश्वास देता है कि आप डॉक्टर बन सकते हैं। क्योंकि वेटेज के हिसाब से ये आधा है, और वेटेज के बाद अगर बात की जाए तो यहां इसको सीखने और समझने के लिए आपको क्लासरूम में अपनी प्रेजेंस बहुत परफेक्ट रखनी होती है। अब देखिए, ये सब बातें पीछे रह गई हैं। सीएलसीएंस जो हैं वो क्लासरूम से होके गए हैं। बच्चों, हम सब ने बहुत ईमानदारी से काम करते हुए, बहुत मेहनत करते हुए सारी बातों को पढ़ा है। एनसीईआरटी के एक एक स्टेटमेंट तक हम गए हैं, कंसेप्ट्स को, लॉजिक्स को, इंफॉर्मेशंस को, कनेक्टिविटी को, सब चीजों को हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। तो मैं पहले दिन से ये कहता आया हूं कि आपको डरने की, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बहुत स्ट्रांग हैं, आप एग्जाम में बहुत स्ट्रांगली अपीयर होने वाले हैं। एक और अच्छा काम इस लॉकडाउन के दौरान किया गया, न सिर्फ सीएलसी के बच्चों के लिए ही स्टडी मटेरियल और डिफरेंट टाइप ऑफ फैसिलिटी जो है उनको ओपन किया गया। डेमो क्लासेज से लेकर डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम पेपर्स, 2013 से 2019 तक की जो एग्जाम पेपर है उनके वीडियो सॉल्यूशन, फिजिक्स पंच, ऐसे ऐसे इस तरीके के बूस्टर्स आपको दिए गए, हर एक बच्चे के लिए खोले गए, जो बहुत अपने आप में हिम्मत की बात होती है। आप अपने बारे में सोचते हैं, अपनों के बारे में सोचते हैं, लेकिन सबके बारे में सोचना मुझे लगता है शिक्षा का पहला धर्म है, जो करने के लिए हम कटिबद्ध भी हैं, हम प्रतिबद्ध भी हैं। जीवन में हम कुछ कर पाए, नहीं कर पाए, कहां तक जा पाए, कहां तक नहीं जा पाए, ये बहुत ज्यादा आपके कर्मों पर, ये बहुत ज्यादा आपकी नियति पर डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा आपकी नियति पर टिका रहता है। अब मैं सब्जेक्ट पे आना चाहूं तो जैसे हमने जो पोर्शन डिस्कस करने की बात की है, प्लांट फिजियोलॉजी और प्लांट इकोलॉजी की बात मैं करूंगा। इकोलॉजी को प्लांट इकोलॉजी नहीं कहूं तो ज्यादा ठीक है। देखिए, मेजर पोर्शन है इकोलॉजी। इकोलॉजी से एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चंस आते हैं करीब करीब। खराब से खराब स्थिति भी अगर होती है तो 8 क्वेश्चन आपको कम से कम मिले। 90 में 10% हो गया। आउट ऑफ 90 जो 90 क्वेश्चन का बोस पेपर होता है, 10% उसमें 10 क्वेश्चन इकोलॉजी के आते हैं। 10% हो गई। हाँ बच्चों, आपको मैं बताना चाहूंगा, इकोलॉजी के जो क्वेश्चन है उनके 3 पोर्शन है परफेक्ट, 6 to 7 क्वेश्चन, कई बार 5-6 भी हो सकते हैं। ये परफेक्ट एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स आपको मिलेंगे, और वो जो स्टेटमेंट्स आपने क्लासरूम में डिस्कस किए हैं, एनसीईआरटी में डिटेक्ट आपने करे हैं, वो सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा, इसका एक सेगमेंट होता है जिसमें आपको कनेक्ट करके आपसे थोड़ा सा एनालिटिकल अप्रोच का क्वेश्चन पूछता है, जैसे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन वगैरह बहुत सारा हम डिस्कस करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ठीक रहे। तो जो सेकंड पोर्शन है, पहला सीधा एनसीईआरटी से आपको मिलेगा, दूसरा एनसीईआरटी के बाद आप कहेंगे जो एनालिटिकल अप्रोच का क्वेश्चन है, जिसमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो गया, कुछ डेटाबेस बात आपसे करी जा सकती है, कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग ली जा सकती है, बिकॉज इकोलॉजी इज द सेंस ऑफ बायोलॉजी। इकोलॉजी इज नॉट ओनली अ सब्जेक्ट, इकोलॉजी इज नॉट ओनली ए टॉपिक, इट इज द होल सेंस ऑफ बायोलॉजी। तो आपको वहां दूसरे एनालिटिकल अप्रोच पे फोकस करना है, जो आपको डीटीएस के माध्यम से, डिफरेंट टाइप ऑफ माइनर्स पेपर्स के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चंस आज तक करवा दिए गए हैं। तो आप पूरी तरीके से निश्चिंत हो सकते हैं, अगर उनको आप करके जाएंगे, एग्जाम का क्वेश्चन आपको परेशान नहीं कर सकता। इसके बाद तीसरा जो पोर्शन इकोलॉजी का आता है, इसकी संभावनाएं देखो बच्चों हालांकि काफी कम रहती हैं, लेकिन फिर भी मैंने देखा है 2013 जैसे नीट जब से सबसे पहली बार 13 में हुआ, तब से लेके अब तक कई बार एनवायरमेंटल इश्यूज, करंट रेफरेंसेज और इन सबसे जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे गए। और ये जो क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड पूछे गए, इन क्वेश्चंस में आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पूछी जाती हैं, कुछ डे स्पेसिफिक पूछे जा सकते हैं, डेट आपसे पूछी जा सकती हैं।
इसके अलावा आपसे कुछ स्पेसिफिक ऐसे रेफरेंस पूछे जा सकते हैं जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड है। तो ओवरऑल आप अगर एनसीईआरटी फर्स्ट टू लास्ट क्लियर कर लेते हैं और जहां कनेक्टिंग अप्रोच है उसको क्लियर कर लेते हैं, तो आप मान के चलिए 8-9 क्वेश्चन सही होने की गारंटी आपको इकोलॉजी देता है। उसके ठीक बाद फिजियोलॉजी का पोर्शन आता है। एक टाइम में फिजियोलॉजी से काफी ज्यादा पूछा जाता था, जैसा बोस ने भी शुरू में आपको बताया, कोर सब्जेक्ट थे और यही ज्यादा हुआ करते थे। अरे हमने शुरू किया ना कोचिंग है, हाँ। तब तो कोई होती नहीं थी। हाँ, कोर उसमें बहुत कम पोर्शन आता था, इक्का दुक्का क्वेश्चन आता था, एनवायरमेंटल साइंस के फॉर्म में चलता था। तो प्लांट फिजियोलॉजी जो है उसका काफी ज्यादा पोर्शन आता था, लेकिन देखिए जैसे ही अप्लाइड साइंस इंट्रोड्यूस करवाया गया उसके ठीक बाद ये थोड़ा कम हुआ और अब 5 से 6 क्वेश्चन इससे आते हैं। आपको जो चैप्टर्स इसमें दे रखे हैं, सबसे पहले मैं बात करूं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, उसके बाद मिनरल न्यूट्रिशन, उसके बाद में आप कहेंगे फोटोसिंथेसिस, उसके बाद रेस्पिरेशन और उसके बाद में प्लांट ग्रोथ। हर बार करीब करीब हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है। यहां देखिए गेम है कंसेप्ट का, यहां गेम है आपके सीखने का। कितना आप सीखे हैं, कितना आप समझ पाए हैं, वो ही आप फिजियोलॉजी में परफॉर्म कर पाएंगे। तो मैं सीधे सीधे सारे मेडिकल एस्पिरेंट से, जो बच्चे देख रहे हैं इस लाइव को, उन सबसे और उनके पेरेंट्स से ये कहना चाहता हूं, बायोलॉजी अगर आपका बहुत स्ट्रांग है तो आपके बच्चे ने पहला एक स्टेप पार कर लिया सिलेक्शन का। आप रिवाइज करते रहें, आप जो परफेक्ट एस्पेक्ट है किसी भी सब्जेक्ट कंटेंट का उसको सीखें। आप किंतु परंतु वाली स्थिति में नहीं रहें। कोई भी क्वेश्चन आपने पढ़ा, अब आपको कई बार कंफ्यूजन रहता है कि ये क्या सही है, क्या गलत है, ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो बायोलॉजी लैंग्वेज का भी बहुत बड़ा गेम है। लैंग्वेज बहुत ज्यादा मैटर ये करती है। मैं बच्चों को बताऊं, आपको सेल बायोलॉजी में पढ़ने को मिलता है एक स्टेटमेंट, द फ्लैजिला इज द एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल एंड दैट इज द एक्सटेंशन फ्रॉम सेल वॉल। यहां ऑफ और फ्रॉम ने सब्जेक्ट के पूरे कंसेप्ट को बदल दिया है। तो आप वर्ड्स पे फोकस करें। ये सारी जो बातें हैं वो अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप बहुत अच्छा करेंगे। आप सब लोग जितना हमने अब तक पूरे साल में किया, अगर उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें। मैं एक बहुत एक छोटा सा वाकया और यहां डिस्कस करना चाहूंगा। परसों मेरे पास झारखंड से एक बच्चे का फोन आया, कोटा में किसी कोचिंग में तैयारी कर रहा था और अपनी किसी बच्चे ने उसको नंबर दिया। तो उसने मुझे कहा कि सर, और अक्सर ये सारे बच्चों की प्रॉब्लम रहती है, घर पे रह रहे हैं, शेड्यूल नहीं बन पा रहा है, टाइम डिसिप्लिन हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, कैसे क्या करें। तो मैं जहां तक समझता हूं इसका सबसे बेजोड़ तरीका, सबसे बेजोड़ उपाय, सबसे अच्छा उपाय सीएलसी ने आपको दिया है और वो है डेली टेस्ट सीरीज। आपको कुछ नहीं करना है। आप सुबह टॉपिक आपको मिलता है, एक पूरा चार्ट, पूरा आपको शेड्यूल दे दिया गया है। सुबह उठ के डिसाइड करिए अपना कि आज इसको शाम को, रात को सोने से पहले फिनिश करके सोना है, कंप्लीट करके सोना, और अगले दिन उसका पेपर दीजिए। आप बहुत आराम से अच्छा कर जाएंगे। मेरी ढेरों शुभकामनाएं आप सब बच्चों के साथ हैं। सजग रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें और संयमित जरूर रहें। जय सीएलसी। थैंक यू महेंद्र जी। महेंद्र जी ने जैसा कहा कि बच्चों के फोन आ रहे हैं, तो ये फोन मेरे पास खूब आ रहे हैं। पिछले 2 महीने मैंने सारे फोन अटेंड किए हैं। बेटा जी, डेली टेस्ट सीरीज एक वरदान साबित होगा। आप जेईई के स्टूडेंट हैं, नीट के स्टूडेंट हैं, डेली एक टॉपिक का टेस्ट है। जो लोग कुछ देख रहे हैं वो नाम कोट करना, रतन स्वामी, सत्यवीर सिंह, गोपाल चौधरी, शीशराम ढाका, रणवीर जाखड़, मदन जहांगीर, यश, ये दिनेश अग्रवाल, रतन स्वामी, पंकज चौधरी, रामकुमार नोल, दिनेश अग्रवाल, भीमजी ढाका, दोस्तों मनोज बारूपाल, सीताराम पूनिया, रामगढ़ चौधरी साहब, नमस्कार, कैसे हो चौधरी साहब, सतपाल गोदरा, कोमल नामा, कोमल भाई बहुत मिस कर रहे हैं सब लोग आपको, विकास भंडार, प्रवीण सिंह, शिव शंकर, अनुराग कड़वास, अनुराग कैसे हो बेटा, मन पापा को नमस्ते बोलना मेरा, प्रवीण लड्डा, पीयूष शर्मा, शीशराम जी, शिवपाल सिंह जी, बाबूलाल, यश, दोस्तों भवानी ठीक हो बेटा आप सब लोग, राजेश चौधरी, डीपी मांडिया, विकास बुर्डक, भवानी सिंह, शीशराम जी, जितेंद्र शर्मा, विनोद भूरिया, अनुरित रंगा, हरिओम मीना, राजेंद्र यादव। अरे चाचा कैसे हो चाचा, यार तबीयत ठीक है ना आपकी, राजेंद्र यादव भाई, चाचा तबीयत ठीक है ना, मेरे को किसी ने बताया कि भाई की तबीयत डिस्टर्ब होगी थोड़ी सी। राहुल फोगाट, राहुल कैसे हो भाई, सबको पूरे परिवार को, बड़ों को प्रणाम, छोटों से प्यार देना। 2024 का ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आना अपने को, फोगाट परिवार को, देश के लिए, ये बोल देना सबको। अपने दुष्यंत बाबू बोल देना कि आप कहा भाई चाचा ने विशेष रूप से, ये सब लोग, वो कल्पना शर्मा, सब लोग देखने वाले, रामचंद्र, आरसी सर कैसे हो भाई, ये सब लोग लाइव देख रहे हैं। मैं थोड़ा सा एक बार क्या चल रहा है उसके बारे में बता दूं, महेंद्र सर, सभी लोग सुन ले। आपकी अपने सीएलसी क्या कर रही है, क्यों सुनील सर, देखो डी ना सुनो एक बार, अब जितने लोग लाइव हो कूल हो जाओ एक बार, अब थोड़े सुन लो। आप नीट और जेईई के स्टूडेंट हैं 2020 के, तो आपके लिए सीएलसी ने डेली टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी। कैसे देनी है, clclive.in पे जाए। यदि आप सीएलसी के स्टूडेंट हैं, अब तक टेस्ट नहीं दिया, तो बेटा यूजर नेम पे डालो सीएलसी का रोल नंबर, ओके, और पासवर्ड में वो मोबाइल नंबर डाल लो जो आपने सीएलसी में दे रखा है, उसको लॉगिन करो, माई टेस्ट में जाओ, आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। और कोई नया स्टूडेंट है, ये पूरे देश के बच्चों के लिए फ्री कर दिया हमने।
तो दोस्तों वो clclive.in पे जाएं, वहां एक आता है न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन के अंदर आप जाके अपना मोबाइल नंबर डालोगे तो वो आपको एक ओटीपी देगा, ओटीपी वेरीफाई कर दो अपना, फिर माई टेस्ट में जाके आपका सारा कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरा नंबर है 9928738888। प्लीज आप मेरे से बात कर सकते हैं। आप ये मत सोचना कि मैं संस्था का डायरेक्टर हूं तो आप मुझसे कैसे बात करें, मैं घर का मुखिया हूं भाई। आई एम नॉट डायरेक्टर ऑफ सीएलसी, आई एम हेड ऑफ फैमिली ऑफ सीएलसी। सीएलसी परिवार है। हेलो, मैं जब पहले सीएलसी परिवार की बात करता तो बड़े से लोग हंसते थे, ये व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स परिवार कैसे हो सकते हैं, ये परिवार ही पता ना। आज कौन सा दिन लाइव का 81वां दिन है ओंकार जी, 81वां दिन है। मेरे को 81 दिन हो गए, 81 डेज हो गए, मैं डेली शाम को लाइव आ रहा हूं। 22 मार्च को स्टार्ट हुआ था, इसलिए कहता हूं सीएलसी डॉट व्यवसाय कॉम्प्लेक्स। ये दोस्तों एक परिवार है, परिवार था, परिवार रहेगा। इसलिए देश का कोई भी स्टूडेंट जो नीट और जेईई की प्रिपरेशन कर रहा है उसको सीएलसी की टेस्ट देनी चाहिए। अब दोस्तों आपको हमारे डाउट काउंटर पे आना है, इन पेपर की पीडीएफ फाइल चाहिए, तो दोस्तों इसके लिए सीएलसी ने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। जो स्टूडेंट इस व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं वो जुड़ सकते हैं। आप कैसे जुड़े, अपना नाम, सीएलसी के बच्चे हैं तो सीएलसी का रोल नंबर या नॉन सीएलसी, नीट या आईआईटी, और नीचे आपका व्हाट्सएप नंबर जिसको ऐड करना है ये सब लिख के देखो स्क्रीन पे आ रहा है। ये मेरे मोबाइल पे 9928738888 आप दोस्तों व्हाट्सएप कर दे तो हम आपको अपना ग्रुप में जोड़ देंगे। आपके पास हमारे जैसा महेंद्र जी ने बताया 2013 से लेकर 2019 तक के नीट के प्रीवियस पेपर का टॉपिक वाइज, खास बात है पढ़ने से क्या पता आपको कि टॉपिक वाइज, क्यों चौहान साहब, टॉपिक वाइज हमारे वीडियो सोल्यूशन पढ़े हैं। बायो केम डिटेल्स 2020 के पढ़े वीडियो सॉल्यूशन। आप आईटी के बच्चे तो आईटी में 16 से 19 तक के हमारे पढ़े वीडियो सॉल्यूशन। टेली टेस्ट दोस्तों कहना बहुत आसान है और इस एडवर्स टाइम में हम लोगों से लॉन्च किया। इसके लिए मैं पूरी टीम के लिए बताऊं, आप पूरी टीम के लिए आप दोस्तों स्वागत करें। मेरी पूरी टीम के लिए दोस्तों आज इस विषम परिस्थिति में अपने जान को जोखिम में डाल के, अपने परिवार को जोखिम में डाल के आप इन सब लोगों दोस्तों क्लासेस ली आपके लिए। और अब बात करूं मैं जो स्टूडेंट 2021 के एडमिशन है, जो 2021 में पढ़ना चाहते हैं, तो 3 प्रकार के बच्चे होते हैं, 8, 9, 10 प्री फाउंडेशन, 11, 12 फाउंडेशन और आफ्टर 12 टारगेट कोर्स। दोस्तों उनके लिए आपकी अपनी सीएलसी हर थर्सडे को नया बैच स्टार्ट करती है ऑनलाइन। ध्यान सुनो, 11, 12 फाउंडेशन, आफ्टर 12 टारगेट, 8, 9, 10 प्री फाउंडेशन, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, आईआईटी, मेडिकल, सबके बैच उपलब्ध है। एवरी थर्सडे आपकी सीएलसी नया बैच स्टार्ट करती है। उस पर एडमिशन लेना हो तो वो clclive.in पे जाओ, एडमिशन ले लो। उसमें कोई दिक्कत हो आप मेरे नंबर व्हाट्सएप कर दो, आप व्हाट्सएप कर दो, हम आपको वीडियो हमारे पास 5-6 मिनट का वो आपको भेज देंगे, उसको आप पूरा सुन के फॉलो करके आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब एक सूचना दे रहा हूं विशेष रूप से, राजस्थान बोर्ड का जो बच्चा अभी 10th का एग्जाम दे रहा है उसकी 29-30 जून को दोस्तों 2 पेपर बचे हुए हैं। आपके अपने सीएलसी ने kvmlive.in पर, जिसमें भाई kvmlive.in पे दोस्तों हम लोगों ने 10 लेक्चर साइंस के, एसएसटी के 10th के, 10 लेक्चर मैथ के, ऐसे 12th में मैथ का पेपर बाकी है, 10 वीडियो लेक्चर हमने अपलोड कर दिए। कहां पर, kvmlive.in पे। वहां कैसे जाएं, कल मैंने कहा था बोर्ड के रोल नंबर वो सब हटा दिया, वो मामला कॉम्प्लिकेट हो गया था। कुछ नहीं करना, kvmlive.in पे जाओ, एक मोबाइल नंबर डालो अपना, एक ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई करो, तुरंत साइट खुल जाएगी। ठीक है डियर। तो 10th का कोई बच्चा राजस्थान बोर्ड का हो जिसको एसएसटी और मैथ की 10 लेक्चर हमने उपलब्ध करा दिए एज ए रिवीजन, ऐसे 12th मैथ का बच्चा राजस्थान बोर्ड का है 10 लेक्चर उसको अपलोड कर दिया हम लोगों ने। बोलो हाँ या ना। तो इन सब चीजों को फॉलो आपको करना चाहिए। आखिरी में मैं कहूंगा आपको कोई दिक्कत आती है तो मेरे से बात करो 9928738888 पे। ओके डियर। अब मैं मेरे अगले साथी से आपसे बात करना चाहूंगा, हमारे सर्वेश जी, जो अप्लाइड बायोलॉजी के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी आप लेते हैं, आप लें। थैंक यू बॉस। हेलो एवरीवन। तो बेटा कैसे हो, और आशा करते हैं कि आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी और हम लाइव के माध्यम से आपके सामने आपकी स्टडी और अच्छे से हो इसलिए सामने आए हैं। तो बेटा जैसे कि महेंद्र जी ने, पांडे जी ने कुछ आपको फैक्टर्स बताए हैं, तो इस समय आपका जो मेन लास्ट ओवर चल रहा है और बेटा यही टाइम है जो आपका डिसाइड करेगा कि आपको मेडिकल कॉलेज कौन सी मिलेगी और आपकी क्या रैंक आएगी। जैसा कि आपको पता भी है बेटा, आपके कंपटीशन में केवल 2 फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले मैं कुछ आपको पॉइंट्स बता रहा हूं। मेजर फैक्टर कौन होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे कोई भी हो, एक तो आपकी एक्यूरेसी और दूसरी आपकी स्पीड। आपने स्टडी की है, बहुत बेटर स्टडी की है, आपने रिवीजन अच्छा किया है, सब कुछ किया है, सब बच्चे पढ़ के जाते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में आपकी स्पीड क्या है और आपकी एक्यूरेसी कितनी है। अब आप बोलोगे सर स्पीड और एक्यूरेसी कैसे मेंटेन होगी, तो बेटा एक्यूरेसी के लिए आपका सब्जेक्ट पे कमांड होना बहुत जरूरी है।
और स्पीड आपकी इंक्रीज होगी बेटा आपके कॉन्फिडेंस से। आपको पता है आपकी एक्यूरेसी कि क्वेश्चन आपका वही आया है जो आपको पता था, तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को आपको एग्जाम हॉल में मेंटेन करना है, ठीक है। इसके अलावा अब रिवीजन जब आप करोगे बेटा हर टॉपिक में आपको हर कंटेंट पे ध्यान देना होगा, क्योंकि रिवीजन अब आपके पास टाइम भी कम है, आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मेरा मानना है कि 80% सिलेबस आपका कवर्ड है, जिसपे आपको कॉन्फिडेंस है कि मैंने इतना कवर कर रखा है जिसपे मैं कंफर्ट हूं कि ये चीजें मेरी क्लियर है। लेकिन जो 15 to 20% जो चीजें आपको लग रहा है कि यहां पर मैं कंफर्ट फील नहीं कर रहा हूं, तो आप उन पे फोकस करें। और अगला इश्यू बेटा बहुत बड़ा है कि आपको अगर मेडिकल में सिलेक्शन लेना है तो बेटा आपको हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक पे आपकी कमांड होनी चाहिए, मतलब कंप्लीटली वो आपके क्लियर कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। अगर आपको एक अच्छी मेडिकल कॉलेज लेनी है तो बेटा हर स्टेटमेंट आपका क्लियर कट होना चाहिए, और आपको बेटा टॉप रैंक अगर लेनी है नीट में तो आपके हर स्टेटमेंट में हर एक वर्ड के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए। तो आप वर्ड टू वर्ड, स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट एंड कंटेंट टू कंटेंट जो है एनसीईआरटी को रिवाइज करें। और जहां आपको लग रहा है कि कंफर्ट नहीं है तो अब भी टाइम में बेटा आप उस टॉपिक को क्लियर कर सकते हो, थोड़ा सा इजीली जो है कॉन्सेप्ट पे जाके और डिस्कस करके उसको वापस से आप रिफ्रेश कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन तो चैप्टर वाइज आएंगे बेटा, आपके लगभग 38 चैप्टर हैं एनसीईआरटी में, और हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है वहां से क्वेश्चन वो 3 या 4 पूछ लेता है, तो वेटेज इक्वल कर रखा है। और सबसे बड़ी बात है नीट में कि रैंडम क्वेश्चन नहीं आ रहे कि इस यूनिट से 10 आगे से एक भी नहीं आया, हर चैप्टर से वो रैंडमली इक्वल वेटेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा है। जो लॉन्ग चैप्टर से इंपॉर्टेंट है वहां से 1-2 क्वेश्चन वो एक्स्ट्रा पूछ रहा है, ठीक है। तो आप उनके ऊपर वापस जाके एक बार उनको वापस से रिफ्रेश करें। और बेटा हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑब्वियसली एक चैप्टर से मैं बात करूं तो लगभग 50 से 100 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको तो 2 क्वेश्चन मिलेंगे ना उसमें। अब डिपेंड करता है आपके लक पे कि वही 2 क्वेश्चन आगे जो आपने रिवाइज किए थे, और अनलक होता है तो वही 2 क्वेश्चन आगे जो आपने वहां पर कंफर्ट फील नहीं किया था। तो मैं आपसे फिर से आपको एडवाइस दे रहा हूं कि आपका इंट्रोडक्शन से लेकर समरी तक कोई भी स्टेटमेंट को, कोई भी कंटेंट को, कोई भी डायग्राम को आप बेटा छोड़ मत देना। अगर आपको टाइम मिले तो बेटा आपके जो एनसीईआरटी के लास्ट में जो आपके क्वेश्चंस हैं थ्योरेटिकल बोर्ड के अकॉर्डिंग जो दे रखे हैं, तो उन क्वेश्चंस के ऊपर भी अटैक करें, और जो आपका एग्जाम्पलर है वहां पर भी अटैक करें। इसके अलावा जैसा कि बॉस ने बताया था आपका कोर बॉटनी का टॉपिक है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस हमसे कहीं ज्यादा है, पिछले 25 साल से 30 साल से ये इसी फील्ड में जो है रहे हैं। तो कोर बॉटनी के अलावा जो अप्लाइड बॉटनी का पोर्शन है, अप्लाइड बायोलॉजी का पोर्शन है, उससे अब ज्यादा क्वेश्चन आने लगे। और सबसे मेजर इश्यू ये है कि बेटा वहां से जो क्वेश्चन आते हैं वो स्कोरिंग होते हैं। स्कोरिंग का मतलब वो क्वेश्चन आपका सही होने के चांस ज्यादा है उस क्वेश्चन में। स्कोरिंग इंफॉर्मेटिव और उसके अलावा कॉन्सेप्चुअल है और स्किलफुल क्वेश्चंस होते हैं, इंटरेस्टिंग है। तो अगर एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको वहां पर ज्यादा दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपने उसको उस कॉन्सेप्ट से रीड किया है, उसको डायग्रामेटिक और स्किल से उसको आपने जो है लर्न किया है, तो इजिली वो आपके दिमाग में आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा फिर कह रहा हूं बेटा अपना माहौल जो है, माहौल की बात करें, आपके सराउंडिंग में जो माहौल है उसको बेटा पॉजिटिव बनाए रखें, क्योंकि अब मेजर इश्यू आ गया है कि आप नेगेटिव वाइब से दूर रहें, क्योंकि नेगेटिविटी आपकी जो पॉजिटिविटी है उसको रिप्रेस कर देगी। तो आपके घर में जो सराउंडिंग है उसको बिल्कुल पॉजिटिव रखें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। और सबसे बड़ी बात बेटा अपने पेरेंट्स की हर एक बात को फॉलो करें, ठीक है, उनसे इरिटेट ना हो, वो आपको टोकेंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि पेरेंट्स आपको अगर टोक रहे हैं तो बेटा अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग आपके पास तो है नहीं अभी, क्योंकि आप कोचिंग में रहते हो, तो ऑब्वियसली हम लोग भी आपको टोकते रहते हैं, बॉस भी आपको जो है पर्सनली जो है यही कहते हैं कि बेटा पढ़ाई करनी है, ये फॉलो करना है। तो अभी समय आप पेरेंट्स को बिल्कुल 100% फॉलो करें, ठीक है। और फिर से वही बात कि अप्लाइड पोर्शन को एक बार फिर से आप रिफ्रेश कर लेना, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो इधर से लैप्स ना हो जाए। जैसे मैं बात करूं मॉलिक्यूलर की, बायोटेक्नोलॉजी की, बायोमोलिक्यूल्स की, इसके अलावा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, टोटली स्कोरिंग क्वेश्चंस आते हैं बेटा, और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। लगभग आपको 12 to 13 क्वेश्चन जो है वो आपको नीट में इसमें मिल जाएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन को छोड़े ना, और अभी भी जो टॉपिक आपके रह गए या आपको लग रहा है कि थोड़े से हार्ड है तो उनके शॉर्ट नोट्स बना ले, और शॉर्ट नोट्स के अकॉर्डिंग जब आपका टाइम आ जाए नीट का पास में बिफोर 10 डेज और 15 डेज, तो उन शॉर्ट नोट्स को आप वापस से क्या करते रहें, रिवाइज करते रहें। और बेटा हर टॉपिक को इक्वल वेटेज देना, ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है आपका लैप्स ना हो जाए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू सर्वेश सर। मैं इस वातावरण की बात करूं तो बच्चों एक बात आपको मैं कहना चाहूंगा, आपको घर जाने के बाद पता लगाना है कि कोचिंग का माहौल, कोचिंग की असेंबली, बॉस की डांट, इससे यूजफुल थी, है ना। तड़फ रहे हैं घर पे बच्चे, गार्जियन से कहते हमारे वो एक लड़का है मेरा, एक मित्तल हरियाणा का, उसके पिताजी कह रहे अरे चौधरी साहब छोरन थे था बुला लो। अरे मैंने कहा साहब लॉकडाउन की परमिशन नहीं, मतलब कल बोलो नहीं तो कहने का ऋतिक मित्तल। तो मैं कहना चाहता हूं कि बच्चों
रहना वहीं पड़ेगा, घर पे लॉकडाउन है, नहीं आ सकता अब यहाँ पर, इसलिए प्लीज आप उसको लेके पैनिक नहीं हो, पढ़ाई घर पे करनी है और वातावरण जरूरी है, ये बात मानता हूँ। लेकिन अब इससे 6:30 डेली आ रहा हूँ ना, और मैं रोज क्यों आ रहा हूँ, ताकि आपको सीएलसी की फील दिलाता रहूं। अब मैं चाहूंगा कि सुनील चौहान सर जो शुरू से 22 मार्च से लॉकडाउन 20 मार्च को, तब से हम दोनों साथ हैं, हम 2 व्यक्ति है, साहिल तो है ही, बात ही नहीं, मैं और सुनील 20 मार्च को जब लॉकडाउन हुआ घर भी नहीं गया, तब से लेकर मेरे साथ आज तक हर लाइव में, कभी इसने कैमरे के पीछे मेरे साथ दिया, कभी मेरे साथ कैमरे के सामने रहा है, सुनील चौहान। थैंक यू बॉस। नमस्कार दोस्तों, और जो मेरे से बड़े देख रहे हैं उनको प्रणाम। तो एक लंबा सफर था 81 दिन का, और नो डाउट अभी आगे भी चलने वाला है, लेकिन ये सफर जो है समथिंग इरिटेटिंग नहीं कह सकते इसको अपन, ठीक है। एक मूवी की तरह ही है, जैसे कुछ मूवियां यादगार हो जाती हैं, जैसे शोले की अपन बात करते हैं, तो नो डाउट ये ताउम्र चलने वाली मूवी है, हमेशा याद रहने वाली मूवी है। डीडीएलजी की बात करते हैं तो ये भी हमेशा याद रहने वाली मूवी ही कहलाती है। तो बॉस, ये जो अपना 81 दिन का एपिसोड रहा है, ये मैं किसी पिक्चर से कम नहीं मानता हूँ, किसी मूवी से कम नहीं मानता हूँ, और ये हमेशा समय याद रहेगा। अब एक यहाँ पर पॉजिटिव चीज कौन सी आती है वो मैं बता देता हूँ कि अलग अलग संस्था के बच्चे इस एग्जाम टाइम में ये पूछते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, एग्जाम की तैयारी हम किस प्रकार करें। लेकिन ये जो चीज है ये सीएलसी का बच्चा क्यों नहीं पूछता है, तो सीएलसी के बच्चे मेरे सामने हैं। याद करो वो दिन जब आपका एडमिशन हुआ था, एडमिशन के बाद बेसमेंट में आपकी मीटिंग हुआ करती थी, याद है वो? महीने 1.5 महीने में रेंडमली मीटिंग हो जाया करती थी। उसके बाद आपको पर्सनली एक एक बच्चे को बॉस के चैम्बर में बुलाकर वहां पर मीटिंग करना, और वो मीटिंग तो शायद आप कभी नहीं भूल सकते, काजू की कतली वाली वो मीटिंग तो आपको याद रही, क्योंकि बॉस ने उस मीटिंग को इस साल 6 साल बाद में रिपीट किया था अपने घर पे, बाकायदा बैच बनाकर सभी बच्चों के। ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस 25 से 1 महीना चला था। बिल्कुल। तो अब हमारे कत्ती याद है, और कुछ याद होना तेरे को डेली जो है स्ट्रेटेजी बनाकर ही चला है अपनी। और आप जानते हो कि एग्जाम टाइम में बच्चा जो है ज्यादा प्रेशर में आकर 12 से 13 घंटे पढ़ रहा है, 14 घंटे पढ़ रहा है। कौन कहता है? कोई नहीं कहता कि 14 आवर आपको स्टडी करनी है, आप तो कंटिन्यूअसली 6 to 8 आवर जो है कंप्लीट ईयर पढ़ के आए हो। बॉस तो एक ही बात करते हैं, भैया 6 घंटे तो हम पढ़ाएंगे आपको, और 6 घंटे रूम पे जाके पढ़ लेना, इसके अलावा एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन आराम से करवा जाएगा, ठीक है। तो वो समय आप नो डाउट नहीं भूल सकते, और वो अपनी इस समय कॉन्फिडेंस का मूल कारण भी रहा है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं कि बॉस अक्सर एक डायलॉग कहते हैं कि माँ के पेट से भैया कोई भी सीख कर नहीं आता है ना। तो इस चीज को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि आज आप जिस लाइव की बात कर रहे हैं ना, ये हमने 22 मार्च को चालू किया था, और हमने भी नहीं सोचा था कि है ना ये एपिसोड इतना लंबा लेकर जाएंगे हम। हमारा भी यही था कि हाँ घर पे बैठे हैं, 2-4 दिन लाइव कर लेते हैं, बच्चों से इंटरेक्शन हो जाएगा, और जो लोग घर पे बैठे हैं उनसे भी इंटरेक्शन हो जाएगा। फिर ये श्रृंखला इस प्रकार जुड़ती चली गई। पहले ये जो डाइनिंग हॉल है वहां पे चालू हुआ, फिर बाबा के चरणों में हमने किया था 10 to 12 डेज, फिर बाबा के आशीर्वाद से ही जो है ये नीचे का जो आपका पुराना चैम्बर रहा है उसमें ये लाइव किया, और उसके बाद वहां से ये जो है और अपडेट होकर यहाँ के हमारे वॉर रूम जहाँ पे सारी स्ट्रेटेजीज बनती हैं, ठीक है। वैसे कंट्रोल रूम कह सकते हैं इसको, कंट्रोल रूम कह सकते हैं। तो वहां पे ये लाइव हुआ। उसके बाद में हमने ऑडिटोरियम की करने की सोची, नेट की प्रॉब्लम के कारण हम आज जो है एडम ब्लॉक में कंटिन्यूसली ये लाइव करते जा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि सीख कर कोई भी नहीं आता है, सब कुछ जो है एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही सफल हो पाते हैं, और इसके लिए मैं साहिल सर को नो डाउट थैंक्स देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने, आप जानते हो कि है ना, सीखा किसी का भी नहीं हुआ था कि कैमरे से लाइव कैसे होता है। हमने स्टार्टिंग से मोबाइल पकड़ के लाइव किया है, मोबाइल पकड़ के लाइव किया था, उस समय फेस पर जो है थोड़ी डार्कनेस आ रही थी, फिर हम एक लाइट लेकर आए, तो हमारे मंत्री जी जो सोमू हैं वो लाइट लेके खड़े होते थे, मैं मोबाइल लेके खड़ा होता था, बॉस लाइव करते थे, ठीक है। उसके बाद अपडेशन होता चला गया, फिर हम लाइट वाली छतरी लगाने लग गए। उसके बाद साहिल सर का दिमाग चला, उन्होंने एक आइडिया क्रिएट किया कि मैकबुक पे लाइव करना चाहिए, उससे और भी वॉइस क्लियरिटी आ जाएगी। और उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते जी हाँ, मैकबुक भी अच्छा चला। और आज ये जो शानदार लाइव आप देख रहे हैं, इसकी वीडियो क्वालिटी नो डाउट आप देख सकते हैं कि इतना खूबसूरत लाइव जो है ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, और इतनी चरम सीमा के साथ जो है वो ये सफल भी हो पा रहा है। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि नए नए आइडियाज क्रिएट होते रहते हैं, नई नई चीजें आती रहती हैं, उसी का ही प्रमाण है कि ये लाइव इंटरेक्शन जो टीचर्स का इस बच्चों के साथ में हो रहा है, ठीक है। तो इस एग्जाम टाइम में, इस प्रेशर वाले दौर में
हमारा आपसे बच्चों इंटरेक्ट होना ये भी आपके लिए नो डाउट थोड़ा बेनिफिशियल जरूर होगा। ठीक है, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, अच्छे से तैयारी करनी है। सीएलसी ने आपको जो मेटर प्रोवाइड करवाया clclive.in पर, उसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, और आप मान के चलें कि है ना, लॉकडाउन तो भैया बाद में हुआ है, सीएलसी तो इसके लिए पहले ही तैयार हो गई थी। कितने सारे तो वीडियो सॉल्यूशन ऑनलाइन अपने कर दिए थे, कितना सारा मैटर अपना ऑनलाइन कर दिया था। उसके बाद भी ये जो वॉर लंबा चलता चला गया, अपन जो है इसके लिए और भी सजग होते चले गए। ठीक है, तो ये कुछ एक बातें थी। इसके बाद मैं सब्जेक्ट की बात पर आना चाहूंगा। मैं एप्लीकेशन ऑफ जूलॉजी और जो एम्ब्रियोलॉजी है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इन दोनों चैप्टर के विषय में बात करता हूं मैं। तो अप्रोक्सीमेट 3 to 4 क्वेश्चन जो है दोनों ही चैप्टर से पूछे जाते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करूं तो यहाँ पर आप 3 चीजों पर मेनली फोकस करना है। मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल से एक क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना है। और इसके बाद जो ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी है, उस ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी में आप डिटेल में नहीं जाना है, अनदर एनिमल की एम्ब्रियोलॉजी नहीं पढ़नी है आपको। ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी से सवाल बनेगा तो वहीं से ही बनेगा भैया। ठीक है, तो ज्यादा प्रेशर में आने की आवश्यकता नहीं है, एनसीईआरटी बेस्ड आपको स्टडी करना है। उसके बाद में रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर आता हूँ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, उन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का एक फ्लो चार्ट बनाकर तैयार कर लो। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, एज इट इज उठ कर आएगा। इसके अलावा जो एसटीडी आपको बताई गई है, उस एसटीडी से क्वेश्चन आने की संभावना है। और लास्ट में एआरटी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, उनको बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। ओके, अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ जूलॉजी। एप्लीकेशन ऑफ जूलॉजी में जो भी डिजीज और पॉजिटिव एजेंट बताए गए हैं, उनको बहुत अच्छे से तैयार करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा वहां से, एड्स से क्वेश्चन बनेगा, कैंसर से क्वेश्चन बनेगा, और इसके अलावा जो लास्ट में डिसऑर्डर्स वगैरह बताए गए हैं, उनको और अच्छे से तैयार करना है आपको। ठीक है, तो ये अपना मेन फोकस रहेगा। और अल्टीमेटली मैं तो एक ही बात कहूंगा, एनसीईआरटी भैया गीता है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल यहाँ पर 90 क्वेश्चन का है, और 90 क्वेश्चन ऐसे तो नहीं आते, 50% का सवाल है। पढ़ना क्या है, 2 बुक ही तो पढ़नी है ना, एक एक लाइन पढ़ते हुए चले हो आप, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बहुत सारे बच्चों के ये भी दिमाग में है कि हमने तो बार बार एनसीईआरटी को पढ़ ली, अब और क्या पढ़ें। तो एट दी लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ही बात कहने जा रहा हूं मैं, आपको कोई भी टॉपिक आता है, फॉर एग्जांपल कार्डियक साइकिल आपको पढ़नी है। ठीक है, अब एनसीईआरटी से उसको पढ़ने जा रहे हैं, एनसीईआरटी को आपने बार बार पढ़ लिया ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने एनसीईआरटी में खोला, कार्डियक साइकिल नाम देखा, रफ कॉपी में आपको कार्डियक साइकिल के बारे में कितना पता है, एनसीईआरटी कितना बोलती है, उसको सटासट 2 या 4 मिनट में आप उतार भी तो सकते हो ना। तो ये एक ब्रह्मास्त्र आपके लिए फिर से एक साबित होगा कि जो भी टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हो, उस टॉपिक को आप रफ कॉपी में एनसीईआरटी से पढ़ने से पहले आपको कितना याद है, उसको आप रफ कॉपी में लिख लें। इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो राइज अप हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू बॉस। सर थैंक यू सुनील चौहान सर। दोस्तों आप एक बात ध्यान दें कि हमारी टीम में ये साथी तो मेरे साथ है, बाकी हम टोटल टीम का परिचय कराऊं मैं। हमारे आकाश गुप्ता सर है बोटनी से, अजय सोनी है बोटनी से, अमृतपाल सिंह है, बाबूलाल चौधरी मेरे साथ अभी है, डॉक्टर पीएल सैनी है, गणेश चौहान मेरे साथ अभी, करण सिंह यादव है, ललित सोनी मेरे साथ अभी, बलोदिया जो मेरे साथ अभी, मनोज शर्मा, राहुल मिश्रा, राजकुमार पुरोहित, सर्वेश यादव जो भी साथ हैं, भरत शर्मा, डॉक्टर अमित उपाध्याय, डॉक्टर आयुष पारिक जो भी साथ हैं, डॉक्टर आईके, डॉक्टर बेंदीवाल सर, मनोहर चंदेलिया जी, ऋषिराज यादव जो हमारे साथ हैं, पांडे सर भी साथ हैं, सुनील नाइक सर, सुनील शोरान सर, वाई के सर और इतने उपाध्याय सर, ये सब लोग करीब 28 लोग हमारी टीम में जो पढ़ाते हैं। मैं उन्हीं के नाम कोट कर रहा हूं, मूल फैकल्टी में या एफटीबी की बात दोस्तों नहीं करता हूं। एक बात आप जरूर ध्यान दें कि एनटीए एप्लीकेशन में अप्लाइड पार्ट के क्वेश्चन पे ज्यादा जोर रहता है। आप जानते हो आजकल जो नीट का कोर्स है, इतना मैं भी जानता हूं दोस्तों, अप्लाइड बायोलॉजी एक अच्छा पार्ट है, हम उस पे बच्चों को बार बार कहना चाहेंगे। एनसीईआरटी भाग में इस लाइव को देखे मेरे 2 लड़के आशुतोष शर्मा और हेमंत मीणा, मेरे वो 2 बच्चे हैं। मैं लाइव के माध्यम से उन बच्चों को आशीर्वाद दे रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं कि वो शायद बायो में 360 का स्कोर क्रिएट कर सकते हैं। 2 बच्चे और लंबू आशुतोष देख रहा हूं कभी तो, और एक हेमंत मीणा, मेरे 2 बच्चे हैं जो बायो में 360 का स्कोर कर सकते हैं। इस बार मुझे पूरी उम्मीद है, मैं जानबूझ के इस लाइव में बोल रहा हूं ताकि विजयोत्सव में इस कटिंग को ओंकार जी नोट करें, ताकि इसको दिखाया जाए, कोट किया जाए इस चीज को। अब मैं बात को आगे बढ़ाऊं उसके पहले एक बार फिर से दोस्तों बता देता हूं कि आप सीएलसी के टेस्ट दे रहे हैं, डायरेक्ट टेस्ट। यदि आपको टेक्निकल कोई दिक्कत आती है तो आप प्लीज पैनिक नहीं और सीधे मेरे से बात करना है। आप मैं बार बार कह रहा हूं भाई, मैं डायरेक्टर ऑफ सीएलसी नहीं हूं यार, हेड ऑफ फैमिली हूं। सीएलसी परिवार है, उसका मुखिया हूं, और ये परिवार है, फिर से कह रहा हूं, क्योंकि डेली 81 दिन आपसे 11 दिन बात कर रहा हूं आपसे। ठीक है डियर, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे से बात करते रहे। ओके डियर, अब मैं चाहूंगा हमारे बाबूलाल जी जो हमारे बहुत ही एक मजबूत सब्जेक्ट के सब टीचर भी हैं और हमारी कोर कमेटी के बंदे भी हैं, बाबूलाल चौधरी, बीएल चौधरी सर। हेलो स्टूडेंट्स,
वो मेरे साथियों ने आपसे बात की, ऑलमोस्ट बातें बता दी है। बाकी आप प्रीवियस ईयर जो नीट 2013 से लेकर 19 के पेपर उससे अपने आप आइडिया लगा सकते हैं कि जिस से 60 क्वेश्चन है तो 5-6 का एवरेज है, और आप अगर मान लो 92 क्वेश्चन इकोलॉजी से तो 8-9 का एवरेज है, डाइवर्सिटी से 80-85 क्वेश्चन है तो 7-8 का एवरेज है, तो वो सारा आप एवरेज लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपसे एक ही बात यहाँ कहना चाहूंगा जो महेंद्र सर और सर्वेश सर ने भी बताई। एक ही बात आपसे यहाँ कहना चाहूंगा कि बायोलॉजी में आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को इंपॉर्टेंस समझ के नहीं पढ़ सकते हो। बायोलॉजी में आपको कंप्लीट एनसीईआरटी छोटी से छोटी लाइन को पढ़ना पड़ेगा। इसका मैं आपको समझाता हूं कैसे। अगर बायोलॉजी में आपने एक टॉपिक छोड़ दिया और आपके 3 क्वेश्चन चले गए और 3 सिली मिस्टेक हो गई, 6 क्वेश्चन चले गए तो आप गेम से बाहर हो गए। 2020 की स्टूडेंट से बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि 84 क्वेश्चन सही होते हैं, 330 नंबर आते हैं आपके सिलेक्शन से लगभग आप बाहर हैं, और आपको अच्छे सिलेक्शन के लिए 345 और बहुत अच्छी रैंक के लिए 360 मिले तो 350 या 355 नंबर ऑल इंडिया के आपको टॉप 10 में रैंक लेनी है तो लानी ही होंगी। आपको पता है 2015 के अंदर एक एम्ब्रोजी का क्वेश्चन था जो एक एनसीईआरटी छोटी लाइन थी कि जो एंथर है या जो स्टेमन है उसका फिलामेंट और एंथर में से प्रोक्सिमल और डिस्टल पार्ट क्या है, वो किसी भी कोई गाइड कोई भी क्वेश्चन नहीं बनाएगी। लेकिन एनसीईआरटी छोटी लाइन तो उठ के आ गई। नीट 2013 में ओविन का क्वेश्चन आ गया मेगा स्पोरेंजियम से। तो आप समझ पा रहे हैं इन बातों को। इसलिए एनसीईआरटी को जैसे बताया कि लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड पूरी थ्योरी को पढ़ते हुए इसमें ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं है। हमारी जो बायोडीटीएस है, बायोडीटीएस में 200-300 क्वेश्चन पर टॉपिक हैं। तो आप अगर एनसीईआरटी थ्योरी को बहुत परफेक्टली पढ़ लेते हैं, उसके साथ आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लेते हैं और साथ में सीएलसी की बायोडीटीएस कर लेते हैं, तो आपके लिए परफेक्ट मैटर है। और बहुत शालीनता से, बहुत सहमता से आप थ्योरी की वर्डिंग पे जाकर, आप लैंग्वेज पे जाकर अगर एनसीईआरटी क्लियर करते हैं तो ये आप 350 स्कोर पर, 355 पर इजीली पहुंच सकते हैं। और स्कोरिंग टॉपिक की बात करें, बायोमोलिक्यूल मान लो अपन जैसे हम स्कोरिंग मान लें, लेकिन कभी कभी एंजाइम से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी अचानक अपना की कार्बन वहां से क्वेश्चन आ जाता है। हाँ, ये टॉपिक कुछ अनिवार्य टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं कि जिनको आप जहन में ज्यादा रखें, जैसे सेल बायोलॉजी में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ईआर से और गोल्जी से हमेशा क्वेश्चन आता है। इसके बाद डायवर्सिटी के अंदर आप जो डायटम डायनोफ्लेजेट लाइफ साइकिल्स हैं वहां पर आप जाएं। उसके बाद आप आगे बढ़ें तो फिजियोलॉजी के अंदर जो C3 साइकिल है या जो भी जैसे ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब, जो रेस्पिरेशन के जो भी साइकिल्स आपके उनको ड्रामेटिक फॉर्म में आप पढ़ें। उसके बाद आप बात करें एम्ब्रियोलॉजी की तो वहां स्पोरोजेनेसिस से क्वेश्चन होगा, लेकिन पॉलिनेशन एक ऐसा टॉपिक है पिछले आप 3 साल या 6 साल से आप जरूर देखें 2 क्वेश्चन अनिवार्य रूप से पॉलिनेशन टॉपिक्स हैं। इसके बाद आप आगे बढ़े जैसे इकोलॉजी के अंदर आप जाएं तो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के अंदर शुरू से लेकिन पॉपुलेशन इंटरेक्शन का एक क्वेश्चन मस्ट है। पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बाद आप पे बढ़े पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल से आप जैसे कम्युनिटी पर जाएंगे, इकोसिस्टम में पिरामिड और इकोलॉजिकल फूड चेन, वहां से क्वेश्चन 100% होगा। इसके बाद बायोडायवर्सिटी और एनवायरमेंटल इशू जो सबसे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन 3-3 क्वेश्चन दोनों टॉपिक लेकर आते हैं और वहां एनसीईआरटी से बाहर एक सिंगल लाइन आज तक नहीं आई है। तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को करना है, सीएलसी की बायोडीटीएस सबसे बेस्ट है। बाकी आप यहाँ पैनिक नहीं हो, जो बच्चा भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम शेड्यूल कैसे बनाए या फिर देखो हम टॉपिक ये मैं देखो यहाँ कठोर बात होगी, लेकिन अब जो पूछ रहा है मैं कौन सा टॉपिक ज्यादा पढ़ूं, शायद वो गेम को बहुत अच्छे से गेन नहीं करना चाहता है, वो रैंक गेन नहीं करना चाहता है। आपको पता है सीएलसी ने पूरी साल आपको सिखाया है कि एनसीईआरटी पढ़नी है, पूरा सिलेबस पढ़ना है, सीएलसी बायोडीटीएस करनी है, डेली टेस्ट सीरीज को रोजाना टॉपिक को रोजाना बढ़िया क्लियर करो और जो रोजाना परसों होता तो पढ़ो। बाकी एक मेजर टेस्ट के लिए सभी सब्जेक्ट्स को कंटिन्यू चलाते रहो। और इस साल हमारे पास बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं और हमारी बेस्ट रैंक आएगी, वही नहीं। और आप सीएलसी को मिस कर रहे होंगे, बाकी सब आपको ट्वीट भी करना चाहिए कि हमारी सरकार से किस प्रिकॉशन के साथ इस लॉकडाउन को 20 जुलाई तक जो भी सरकार के जो भी निर्देश है उसको खत्म भी करें। और स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी सीकर के जितने भी सीकर से जुड़े स्टूडेंट्स हैं ट्वीट करें कि वो जल्दी से जल्दी इस लॉकडाउन को खत्म करके एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन स्टार्ट हो। और आप सब को मैं कह रहा हूं कि सीएलसी आपके लिए हर सुविधा और हर तरीके से सीएलसी तैयार है। सीएलसी का कैंपस 10 बीघा में है, सीएलसी के क्लासरूम बहुत बड़े हैं, यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग है और जितने भी कोविड-19 के लिए जो प्रिकॉशंस होगी, जितने भी उपाय होंगे सीएलसी पहले से कर चुकी है। और मैं तो राजस्थान गवर्नमेंट से भी ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट, जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, जो बहुत सोशल डिस्टेंसिंग बड़े कैंपस साथ चल रहे हैं, बहुत ही जल्दी इन व्यवस्थाओं को देखकर आपको इसकी अनुमति देनी चाहिए। थैंक यू। आप बाबूलाल जी, बहुत अच्छी बात है, आपने सरकार से अपील की, हम भी सरकार से अपील करना चाहेंगे कि प्रॉपरली व्यवस्थाओं को देखते हुए
बच्चों के पढ़ाई की परमिशन दी जाए, लेकिन पहला सुख निरोगी काया। मैं बात को आगे बढ़ाऊं उसके पहले यश कुमावत है, क्रिश कड़वासरा है, धीराज है, राजेश भादु है, पुनीत बत्रा है, नीरज चास्ता, अजय सैनी, संदीप चौधरी, कमलेश चौधरी, महेंद्र पेनिल भाई बेटी की पढ़ाई का ध्यान रखना भाई, यहाँ तो हम रखते थे, तेरी ड्यूटी है। रामकरण मेला है, निकिता शर्मा है, प्रियांशी है, राहुल काचिया है, पंकज चौधरी है, राजीव चौधरी है, नवीन है, अशोक जाट है, वासुदेव, एसके चौधरी, संदीप चौधरी, बजरंग भामिया, विकेश गुजर, जय प्रिंस स्कूल। बिल्कुल विकेश, अच्छा लगा, सुना जी तक मेरी बात पहुंचाऊंगा। बहुत अच्छा लगता है जब कोई आदमी अपने संस्था की जय बोलता है। आप संस्कारी बच्चे हैं, आपने अपने संस्था की जय बोली है, थैंक्स। हम चाहते हैं कि ऐसे ही बच्चे तैयार हो जो अपने संस्था की जय बोले। रामकरण मेहला है, राजीव चौधरी है, सुमन मोदी, कैलाश स्वामी, जितेंद्र मेहता, कैलाश स्वामी, राम बेंदीवाल सर कैसे हो, आपकी बात रखती है बेंदीवाल सर। मैंने चौधरी अशेक बुढ़ानिया, बेंदीवाल सर आज बहुत मिस कर रहे हैं आज आपको। विजय पारवा, एक सुखीन नाम का बच्चा दे, संजय सैनी, ओकार सामने बैठा भैया, डॉक्टर गुरवचन कूड़ी, अभिषेक बोहरा, वीरेंद्र सिंह जी, मुकेश गहलोत, मोनू यादव, एसके चौधरी, चित्रा चौधरी। चित्रा, अरे कैसे भाई? चित्रा मेरी भांजी है, डॉक्टर है खाटू श्याम जी में, हमारे कंवर साहब भी डॉक्टर है, परसाना में है। राकेश जी, अभिषेक मीना, हरि चौधरी, गुजर मुकेश, डॉक्टर कुलदीप, जितेंद्र मेहता, अख्तर अली, रविंद्र भामू आ जाओ भैया, अभिषेक बोहरा, राजेंद्र बूडक, मनीष भारिया, श्रवण यादव, मोनू यादव, डॉक्टर महिपाल, रामकुमार सिंह जी। अरे यार भाई लाइव ही सफल हो गया। ये रामकुमार सिंह जी के बारे में बताना चाहूंगा मैं। रामकुमार सिंह जी मेरे गांव के पास बिरानिया गांव है। अब मेरे से उम्र में छोटे हैं बड़े हैं तो फैसला नहीं कर पा, मेरा भाई है इतना कह सकता हूं। आप बहुत अच्छे स्क्रिप्ट डायरेक्टर हैं, आपने 2-3 मूवीज की सरकार 3 और इनकी आपने स्क्रिप्ट लिखी है। और रामकुमार जी, मैं उससे आपके उस लेख को आज जिक्र कर रहा था कि जिसको माँ समझते हो तो मौसी निकली, मौसी समझते हो माँ निकली, पता नहीं चला, यानी माँ और मौसी का फर्क भी नहीं कर पाए। वो पोस्ट मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी। और वो जो बात लिखी कि मौसी ने कहा कि मैं तेरे चक्कर में बिरानी आ गई, वापिस मामला पर्सनल तो नहीं, आपने डाला फेसबुक पे, बहुत अच्छा लगा भाई। रामकुमार जी, प्राउड होता है मुझे आप पे, मुझे बहुत, मैं यहाँ शिवपाल खैर धन्यवाद दूंगा जो सबसे पहले उसके माध्यम से अपने मिल पाए दोनों भाई, हम गांव पड़ोसी हैं। और जब भी लॉकडाउन खुले मैं चाहूंगा आप सीकर आए, मेरे बच्चों को मोटिवेट भी करें। थैंक यू रामकुमार सिंह जी। मनीष जुंजारिया, मुकेश कुमावत, शक्ति भवेजा, बोस वो बी बिल्डिंग की मीटिंग तो काफी बिल्कुल याद रही, क्यों नहीं रही बेटा। राजेश मिश्रा, हरी चौधरी, बेंदीवाल सर, अभिषेक बोरा, इतने हम ठीक है। प्रजापति, रोकी पोल, शंकर लाल, पंकज गोड़, सुमन मोदी, अभिषेक मीना, हनुमान गवाला, नितेश शर्मा, अरविंद शर्मा, राकेश कौशिक, मोहनलाल चौधरी, आदित्य कड़वा, फारूक हुसैन, रामोतार बेंदीवाल सर, नितेश शर्मा, मनोज परमार, क्या हाल है भाई, सोनराम दैया, मोहनलाल चौधरी, एमआर मीना, बाबरलाल सियाज, जितेंद्र मेहता, नितेश शर्मा, विवन चौधरी, कोक, जयसील बिल्कुल जयसील बेटा, मनोज ढाका इज वाचिंग, और महेश कुमावत, सुभाष सुंडा एंड मोहनलाल चौधरी। सर मुझे एडमिशन लेना बेटा, इसके लिए लॉकडाउन लाइव के बाद बात करना, मेरे नंबर पे कर लेना, या 9414037884 पे बात कर लेना। मुन्ना मोहन, राहुल यादव, कोटपुत्री, अभिषेक बोहरा, तो ये सब साथी, सब बच्चे इस लाइव को देख रहे हैं। ओके डियर, बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं इतना कह सकता हूं, आपको कोई दिक्कत नहीं, देखे नीट और जेई की तेरे को 9 से लेके 8 से लेके अप टू आईटी, जेई, आईटी के लिए, नीट के लिए, जेई के लिए कोई बच्चा तैयारी कर रहा हो, कहीं कुछ भी हो, उसको कोई डाउट हो, उसके लिए आपका अपना श्रवणकार है। दोस्तों एक ही बात कहूंगा, माफी चाहता, हो सकता है मेरी बात मेरा प्राउड लगे, घमंड लगे, एक ही बात कह सकता हूं, 1996 में जब ये कोचिंग स्टार्ट किया था तो दर्द था एक कि कुछ उन लोगों के लिए किया जाए जिनको वो प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं मिलती है। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, सीएलसी ने क्या किया, नाम कोट करके बात करूंगा, 2 मिनट लूंगा बीच में। मेरा स्टूडेंट डॉक्टर दानवीर बहादुर, अगर जानते हो आप, सामपुरा गांव है सीकर के पास, जो लड़का आज एम्स दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर है, 98 में सिलेक्ट हुआ लड़का दानवीर बहादुर। तो अभी 3 साल पहले दानवीर की भांजी मेरे यहां पढ़ती थी, दानवीर मेरे से मिलने आया, हम लोग बाहर बैठे थे, 2-3 गार्जियन बैठे थे, दानवीर बैठा था, तो चर्चा चल गई, तो मैंने दानवीर का परिचय उनसे कराया। मैंने कहा देखो दानवीर है, आज एम्स में एपी असिस्टेंट प्रोफेसर है, मेरे लिए फक्र की बात है, बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, अच्छा बच्चा, मेहनती है। दानवीर ने जो बात कही वो मैं कोट कर रहा हूं। दानवीर ने कहा, जो बैठे गार्जियन, उनका साथ बिल्कुल मैं इंटेलिजेंट रहा, मेरे स्कूल के टॉपर्स में था, मैं सब कुछ था, लेकिन 98 में सीएलसी सीकर ना होती तो दानवीर बहादुर आज एक अच्छा कंपाउंडर होता। मैं तो साहब एसके नर्सिंग कॉलेज में नर्सिंग सेंटर पे एडमिशन लेने का प्रोसेस ऑलमोस्ट पूरा कर चुका था। उस समय सीएलसी ना होती तो मैं तैयारी करता ही नहीं मेडिकल की,
तो दानवीर, माफी चाहता हूं मैं, इसमें सीएलसी की बात इसलिए कर रहा हूं कि सीएलसी था, तो दानवीर ने कहा कि एक अच्छा कंपाउंड होता है इसके हॉस्पिटल में, आज एम्स का अच्छा डॉक्टर नहीं होता, ये दिया सीएलसी ने दोस्तों। सीएलसी ने ऐसा हजारों दानवीर बहादुर बच्चे हैं जिनको अपनी क्वालिटी थी। माफी चाहता हूं मैं क्वालिटी की बात नहीं कर रहा, क्वालिटी दोस्तों बीज कोई दुनिया में चेंज नहीं कर सकता, लेकिन बीज के साथ साथ वातावरण का होना बहुत जरूरी है। देखो माहौल का बड़ा फर्क पड़ता है, माहौल जैसा रहोगे, जैसा माहौल में आदमी रहता है, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, वही बात है, जैसे लोगों में उठोगे बैठोगे वही बात आप लोग करोगे। ठीक है डियर, तो मैं इस बात को एक बार समराइज करके वापस मेरी टीम के साथ आऊंगा कि मैं इतना ही कह सकता हूं, चाहे 2020 के प्लेयर हो, चाहे आपको 8, 9, 10 फाउंडेशन, प्री फाउंडेशन अगले एडमिशन लेने हैं, आपके अपने सीएलसी ने साहिल के नेतृत्व में, मैं हिसाब स्वीकारता हूं, मैं ऑफलाइन का प्लेयर हूं, वो ऑनलाइन का प्लेयर, साहिल और साहिल की पूरी टीम के नेतृत्व में आप ऑनलाइन सेटअप पे 100% विश्वास सीएलसी के साथ कर सकते हैं। आज ये बात हम विश्वास से कह सकते हैं और इसकी देन है कि आज हजारों जब झारखंड से फोन आ रहे हैं महेंद्र बड़ोजिया जी के पास, मेरे तो ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिसमें देश के किसी न किसी स्टेट के बच्चे का फोन नहीं आता है, और ये बहुत बड़ी जीत है हमारी, और इसी की देन है कि 81 दिन से मैं थका नहीं, मैं झुका नहीं, मैं रुका नहीं। इसलिए मैं उन सबको सलूट करता हूं जो मुझे मोटिवेट रखते हैं, जो रिफ्लेक्शन देते हैं, सामने दिखते हैं जय सीएलसी, जो लाइव बैठे हैं, उनसे एक बार निवेदन है, एक बार वापस से जड़ी लगाएं मां जय सीएलसी की, ताकि मैं और बेटर आपसे काम कर सकूं, मैं आगे बढ़ूं। मैं चाहूंगा हमारे चौहान सर अपनी बात कहेंगे, जो हमारी बोटनी की फैकल्टी है, गणेश चौहान सर, जो खुद आप मध्य प्रदेश से हैं। देखो हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है, हमारे पांडे सर हैं उत्तर प्रदेश से हैं, हमारे चौहान सर हैं मध्य प्रदेश से हैं, हमारे महेंद्र जी आप सीकर से हैं, ललित सोनी है जो स्टूडेंट है, बाबूलाल जी जयपुर से हैं, सुनील चौहान झुंझुनू से हैं, सर्वेश यादव राजस्थान हरियाणा के मिक्सर आदमी है, आपका ननिहाल हरियाणा में है, गांव राजस्थान में है, तो आप मिक्स मूड के आदमी है। प्लीज। थैंक यू बॉस। इस समय जो विपरीत परिस्थितियां हैं, इनमें जो सीएलसी ने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है वो एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इन विपरीत परिस्थितियों में जिस तरीके से यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बॉस हर शाम को 6:30 बजे एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपसे रूबरू होते हैं। ये इन एडवर्स कंडीशन में एक पॉजिटिविटी जो आपके लिए रिक्वायर्ड है, जो जरूरी है, वो आपको प्रोवाइड की जा रही है। सीएलसी न केवल पॉजिटिविटी के बेसिस पर, बल्कि यहाँ पर क्लासेस के बेसिस पर, टीचिंग के बेसिस पर बहुत बढ़िया काम कर रही है। हम लोग ये बात समझ लें आज की डेट में कि इस बार सिर्फ नीट का एग्जाम नहीं होने जा रहा, बल्कि हर स्टूडेंट की एक अलग तरीके से एक एग्जाम और होने जा रही है। वो है उसके पेशेंस की, वो है उसके धैर्य की। तो इस टाइम सबसे बड़ी बात यह है कि हमें पेशेंस बनाए रखना है। हमने जो स्टडी की है, जहां भी जिस भी कोचिंग में हमने पढ़ा है, उसको मेंटेन रखना है। उस नॉलेज को आज की डेट में रिवाइव करने की रिक्वायरमेंट है, और वही बच्चा यहाँ सक्सेस होगा जो अपनी धैर्य को बनाए रखेगा। तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा, यहाँ पर अगर पॉजिटिविटी की बात करी जाए तो जो बच्चे सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, खासतौर से हम सीएलसीएन की बात करें तो सिलेबस कंप्लीट हो चुका था, बायोकॉम डिटेल्स चल चुकी थी, तो सारी ये चीजें ऑलरेडी हो चुकी थी। कई बच्चे उस टाइम पर भी कहते थे कि सर सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता रिवीजन के लिए। मैं तो इसमें कहूंगा कि इस लॉकडाउन के दौरान आपको इतना सारा टाइम मिला है कि आप हर चीज को बड़े अच्छे से रिवाइव कर सकते हो, हर चीज को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, उन्हें बहुत अच्छे से अपने दिमाग पे रख सकते हो। तो इसे नेगेटिव सेंस में ना लेते हुए इसे पॉजिटिव सेंस में लें। ये उन बच्चों के लिए भी वरदान है जो एकदम से चीजों को नहीं समझ पाते हैं, तो उन्हें टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं तो कहता हूं उनको टाइम मिला है और रिवीजन के लिए, बेहतर स्टडी के लिए, और वो बहुत अच्छा इस एग्जाम में कर सकते हैं। अब मैं सब्जेक्ट पर बात करूं तो सब्जेक्ट पर बात करने पर जैसे कि एनसीईआरटी बेस्ड सारी स्टडी आती है, नो डाउट,
लेकिन मैं 3 टॉपिक ऐसे बताऊं जहां पर थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर भी आपको चीजों को समझना होता है, जैसे कि डाइवर्सिटी है, जैसे कि साइटोलॉजी है, जैसे कि मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है। इनमें थोड़ा सा बियॉन्ड द एनसीईआरटी भी जाना पड़ता है, तो उसके लिए हमें हमारा जो मटेरियल है उसको फोकस करें। डाइवर्सिटी के लिए सबसे बेहतरीन जो स्टडी है वो बायोकेम डीटीएस जो हम लोगों ने बनाई है, वो सबसे बेस्ट चीज है। इवन सारे टॉपिक के लिए हम देखते हैं कि बायोकेम डीटीएस का जो सॉल्यूशन है वो परफेक्ट है। डाइवर्सिटी में खास तौर से पहले बहुत क्वेश्चन आते थे, लेकिन आज भी कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन बड़े आराम से मिल जाते हैं। एम्ब्रियोलॉजी में 4 से 5 क्वेश्चन मिलते हैं। एम्ब्रियोलॉजी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि एम्ब्रियोलॉजी को अलग से ना पढ़ें, एम्ब्रियोलॉजी को डाइवर्सिटी के साथ ही आप कनेक्ट करें। डाइवर्सिटी पढ़ने के बाद में एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी करें और इसी टाइम पर मॉर्फोलॉजी को भी कनेक्ट करें। तो ये 3 टॉपिक का जो एक कॉम्बिनेशन होता है, ये एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए होता है और चीजों को आसानी से समझाने के लिए होता है। नो डाउट मैं उसके अंदर न जाते हुए मैं यहां कहना चाहूंगा कि इस टाइम आपको सबसे ज्यादा जो काम करना चाहिए, ऑनलाइन जो हमारी डेली टेस्ट सीरीज चल रही है उसे आप एक बार ज्वाइन करें, जिससे कि आपका रिवीजन चलता रहेगा। हमारे जो बायोकेम डीटीएस के हर एक टॉपिक वाइज हमारे सभी टीचर साथियों ने जो सॉल्यूशन दिए हैं वो बेहतरीन स्टडी है, उसे आप ज्वाइन करें। एमएम साहब ने, पांडे जी ने बहुत अच्छी बातें करी, इवन बाबूलाल सर ने बहुत अच्छी आपको गाइड किया है चीजों के लिए। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि इन विपरीत परिस्थितियों में हम पॉजिटिविटी को देखें और इस ड्यूरेशन को अपने स्टडी में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें और इसी के बेसिस पर हम चाहेंगे थैंक यू अन्य साथी। थैंक यू चौहान सर, आप हमारे चौहान सर हैं, बहुत अच्छा, आप एक मजबूत प्लेयर हैं हमारी टीम के। खैर सारे मजबूत प्लेयर, बहुत सिंसियर। आपने तो देखा होगा मेरी टीम बहुत मेच्योर, सुलझी हुई और डेडिकेट है। अब मैं चाहूंगा कि हमारे ऋषि जो मेरा स्टूडेंट भी रहा है और आप जूलॉजी के बहुत ही एक अच्छे प्लेयर कह सकता हूँ, बाकी सब छात्र रहे, तो मैं चाहूँ ऋषि मास्क उठाए बेटा, ऋषिराज यादव स्टूडेंट रहे सीएलसी के आप, अभी आज फैकल्टी में ऋषिराज यादव। थैंक यू बॉस। जिस वैश्विक महामारी से पूरा देश गुजर रहा है उसकी बात ना करते हुए मैं सीधा सब्जेक्ट की बात करूंगा। 2 टॉपिक की बात करूंगा जिससे 12 से 13 क्वेश्चन कंटिन्यूसली पूछे जा रहे हैं। मैं बात करूं एनिमल डाइवर्सिटी की, एनिमल किंगडम की, तो उसमें से लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोडेट और नॉन कोडेट दोनों को मिलाकर। और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जिसे हम जेनेटिक्स बोलते हैं, उसकी बात करें तो 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यदि एनसीईआरटी के पेज नंबर की बात की जाए तो पेज नंबर 46 से लेकर 62 तक लगभग 15 पेज की बात कर रहा हूं। पेज याद है एनसीईआरटी के? लगभग 15 पेज की बात कर रहा हूं और उस 15 पेज पर लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो लगभग 3 पेज का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर भी स्टूडेंट बार बार ये पूछता है कि जब हम क्लास में बात करते हैं तो 100% एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर जाके बात करते हैं, वहां बाहर जाकर बात करनी पड़ती है हमें। उसके पीछे लॉजिक ये है कि उस टाइम पे हमें एक टॉपिक से लगभग 45 क्वेश्चंस जनरेट करने पड़ते हैं और अब आपके उसी एक टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए एनसीईआरटी से बाहर जाकर भी, क्योंकि जिस नॉलेज को हम जितना डीप स्टडी करेंगे उसका उतना हमें ज्यादा अच्छे से गेन होगा, सब्जेक्ट का अच्छा एनालिसिस कर पाएंगे। तो अब एनिमल डाइवर्सिटी में पेज नंबर मैंने जो बताया 46 से लेकर 62 तक लगभग 15 पेज में क्या पढ़े क्या ना पढ़े, बहुत सारे सैलिएंट फीचर हैं, उसकी बात ना करके हर एक डाइवर्सिटी में जो भी किंगडम है पोरिफेरा से लेकर मैमल्स तक, वहां पर सभी के एग्जाम्पल एक आपको याद होने चाहिए। और हर एक फाइलम और सब फाइलम के अंदर आपने देखा हो तो हर एक फाइलम के अंदर लगभग 2 से 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, उनके ऊपर 100% फोकस करें। बात करूं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड ऑल्सो नोन एज जेनेटिक्स, उसकी बात करूं तो पेज नंबर यदि बात करें तो
लगभग 67 से लेकर 93 पेज तक, ये लगभग 25 पेज की बात है, और 25 पेज में से 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इनमें से क्या पढ़े क्या ना पढ़े, तो लगभग करेक्टर्स हैं, 7 करेक्टर्स है, उसकी स्टडी होनी चाहिए। मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, मेंडेलियन क्रॉस की बात जो करते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स, उसके बारे में पता होना चाहिए। हमें लिंकेज के बारे में पता होना चाहिए, लिंकेज क्या है और रिकॉम्बिनेशन से इसका कैसा रिलेशन है। इसके अलावा हमें सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पता होना चाहिए, और क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स में मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोजोमल डिसऑर्डर दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। ये सब बातें आप करेंगे स्टडी तो बहुत अच्छे से आप स्कोर करेंगे। और बायो डीटीएस में केवल जेनेटिक्स से मैंने 300 क्वेश्चंस बना के दे रखे हैं, आप एक बार उनको रिवाइज करें और एग्जाम से पहले उसको रिवाइज करके जरूर जाएं, आपको 100% उसका फायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऋषि। अब जो अगले तीनों स्टूडेंट हमारी फैकल्टी और तीनों स्टूडेंट है मेरे, ऋषि मेरा स्टूडेंट है, उसके बाद में बुलाता हूं ललित सोनी को जो बोटनी फैकल्टी है, आप भी सीएलसीएन है। ललित सोनी। थैंक यू बॉस। सबसे पहले मैं अपने सब्जेक्ट की बात करना चाहूंगा। बायोलॉजी जो है नीट में उसका 50% वेटेज है और इसके ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से आते हैं। अब बात है कि साहब एनसीईआरटी को पढ़े किस तरीके से, तो सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि एनसीईआरटी को हम जब भी पढ़ते हैं तो आपको उसकी हर लाइन पढ़नी है। जैसे मान लो जब भी कोई टॉपिक शुरू होता है तो उसके पहले साइंटिस्ट के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन है, तो वो भी आपको पढ़ना होता है। अक्सर बच्चे इसको छोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल सेल बायोलॉजी के अंदर जो साइंटिस्ट है वो है जीएन रामाचंद्रन। उन्होंने कोलेजन फाइबर की जो टर्सरी स्ट्रक्चर है उसकी डिस्कवरी की थी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है जो एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद में एनसीईआरटी के अंदर जो भी अपने डायग्राम है उन डायग्राम की जो लेबलिंग की हुई है आपको हर लेवल को ढंग से पढ़ना है। और जो वहाँ पे फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट को एक बार आपको लर्न करना है। अगर एक बार लर्न नहीं हो तो फिर आप उसको रफ कॉपी के ऊपर लिख कर भी याद कर सकते हैं, लिखना आपको पड़ेगा फ्लो चार्ट को याद करने के लिए। दूसरी बात, उस एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर के लास्ट में जो समरी है वो समरी काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ बातें ऐसी है जो समरी के अंदर होती है और चैप्टर में नहीं होती। फॉर एग्जांपल सेल बायोलॉजी के अंदर अपन कह सकते हैं जो डी नोवो ओरिजिन की बात है वो एनसीईआरटी के लास्ट में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनके अंदर है, न कि थ्योरी के अंदर है। इकोलॉजी के अंदर जो इन सीटू और जो एक्स सीटू के एग्जाम्पल है वो कुछ एग्जाम्पल समरी में दे रखे हैं, कि थ्योरी के अंदर है, तो आपको समरी भी उसी तरीके से अच्छे से पढ़नी चाहिए। दूसरी बात, एनसीईआरटी में जो लास्ट के क्वेश्चंस है वो चाहे तो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, आपको पूरे सॉल्व करने चाहिए। तो एनसीईआरटी से ऑलमोस्ट अपना पेपर आता है। एनसीईआरटी को पढ़ने का मतलब है कि आपको एनसीईआरटी के सारे तार खोलने हैं, जो भी लाइन है आपको हर लाइन पे फोकस करना है। इस तरीके से आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है। और एनसीईआरटी के अंदर जहां पर भी डायग्राम आए उस डायग्राम के हर लेवल को देखते हुए आपको आगे बढ़ना है। सेल बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो सेल बायोलॉजी के नीट में लगभग 6 क्वेश्चन आते हैं और एनसीईआरटी में सेल बायोलॉजी के 2 पोर्शन है। एक तो चैप्टर नंबर 8 है सेल के बारे में और एक चैप्टर नंबर 10 है सेल डिवीजन के बारे में। जनरली हम कह सकते हैं कि जो 4 क्वेश्चन है वो आते हैं सेल बायो फर्स्ट के और लगभग जो 2 क्वेश्चन है या कई बार 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं वो आते हैं सेल डिवीजन के। अब सेल डिवीजन के अंदर मेनली बच्चों को दिक्कत होती है, तो एक्चुअली एनसीईआरटी के अंदर सेल डिवीजन बहुत अच्छे से दे रखा है। ये सब पता लगता है डायग्राम देखने पर। अगर आप थ्योरी की बात करते हो तो थ्योरी तो वहां पर बहुत कम है, लेकिन डायग्राम के अंदर सारी कंडीशन वहां पर डिस्क्राइब की हुई है। तो इस तरीके से जब भी एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आप उसकी हर लाइन को तरीके से पढ़े तो आपका क्वेश्चन जो है वो 99% हो जाएगा। बाकी जो 1% चांस है वो क्वेश्चन आपसे तब होगा जब आप एनसीईआरटी की थ्योरी को अप्लाई करते हो। तो इस तरीके से जो एनसीईआरटी वो बेस्ट अपने पास में पढ़ने के लिए है। दूसरी बात, अब एनसीईआरटी की प्रैक्टिस कहां से करें, तो सीएलसी का मैं कह सकता हूं कि जो मेनली अपना जो नोट्स है जो अपने पेपर्स वगैरह है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आराम से एनसीईआरटी को पढ़ो और पेपर जो है उनको आप सोल्व कर लो ताकि आप पढ़ भी सकते हो और प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। थैंक यू। हाँ तो थैंक यू ललित। मैं आगे चलूं उसके पहले कुछ जो मेरे बच्चे देख रहे हैं, रिमोन मीना, अरुण मित्तल, फारूक हुसैन, राकेश आरबीजी, हरमन, ये हमारे दक्षिण सर के भाई हैं शायद, क्यों भतीजा है, श्रवण मूंड, लक्ष्मण सिंह पवार, भरत दादीज, मुकेश सेन, मोहित सोनी बहुत सारे वेर आई कमेंट सेल्स यू आर एनवायरमेंट वी वाज फ्रेंडली, बिल्कुल वो तो है बड़ा परिवार अपना। एचआर प्रजापत, विकास सैनी, नवरत्न जांगीर, जितेंद्र मेहता, नितेश शर्मा, मोहम्मद आदिल, स्वाई माली, कृष सैनी, करीमा रोडीवाल, तपेंद्र चौधरी, महेश कटेवा, हरी चौधरी, अभिषेक मीना, मुन्ना मोहन, कंचन चौधरी, महेश कटेवा, मनोज ढाका, राहुल यादव, रूप सिंह दोस्तों, मुकेश कुमार, संदीप चौधरी, सकेत शर्मा, बेंजीवाल सर कैसे हो भाई?
तो बहुत मिस कर रहे हैं आपको भाई। मैं मेरी सारी बायो की टीम मिस कर रहा हूँ जो मेरे साथ अभी नहीं है। रामनिवास जहांगीर, हनुमान ग्वाला, चादुराम राम राम भाई, क्या हाल चाल है? बच्चे का जाने का ना ऑफलाइन में तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसको बोल अच्छा करते ताऊजिन का बेटा कर दे। आशकरण पूनिया, जोधपुर यशपाल सिंह, गजेंद्र विशिष्ट, रामेश्वर लाल कुलेरी, दिनेश अग्रवाल, रामदेव शेषमा, यशपाल सिंह, विवेक महादेव, हरि चौधरी, नेहा हरि चौधरी, लोकेश, आशीष पूनिया, हरि अनिल, संदीप चौधरी, अस्मिता यादव, बलोदिया जी। हमारी बेटी भी देख रही है, महेंद्र भैया से बात नहीं है, तू यहाँ ऐसा नहीं है। ये हमारी ये विशेष महेंद्र बलोदिया, हमारी बेटी जो बिल्कुल परिवार, पूरे परिवार जुड़े रहते हैं सीएलसी के साथ हमेशा। ओम सिंह चौधरी, कुणाल समरिया, आशुतोष शर्मा। आशुतोष वही है क्या भाई, बायोलॉजी वाला आशुतोष है क्या अपना टॉपर? लंबू तू ये तो लिख वापस, आशुतोष लंबू ये तू वापस लिख है, तुम तो ये तो। कमल चौधरी, सर क्या हॉस्टल में इलेक्ट्रॉनिक अलाउड है क्या? अरे तो हॉस्टल खोलने दे एक बार, बात है यार। मोहम्मद चौधरी, मोहनलाल चौधरी, पी सुरेश, अरे पंडित जी जय माता दी, कैसे हो? अशोक श्रावक, राहुल यादव, प्रहलाद यादव, रंजीत वर्मा, मुकेश गढ़वाल, रंजीत वर्मा, रंजीत सिंह, पी सुरेश, रामोतार बेंजेवाल से दीपक नेहरा एक बार डॉक्टर चेहरा हुआ है क्या भाई? 2 भाई डॉक्टर है वो। अंकित मलिक, गणेश चौहान, मनोज कुमार, राजेश राव, वीरेंद्र सिंह, सुरभि चौधरी, पंकज सुरभि चौधरी, इजवात सिंह सुरभि चौधरी, पंकज बिजारनिया। तो दोस्तों ये सब साथी थे। सजन रनवा, सुरेश वुकर, संदीप चौधरी, नम्रता क्या नम्रता, तेरे एक पड़ोसियों का फोन आया था बेटा, वो एडमिशन की बात तुमसे तो बात कर लेना। योगेश कुमार, ये सब लोग दोस्तों लाइव देख रहे हैं, तो ये अच्छा लगता है, सब इतने सब लोग देखते हैं। और कोई बात किसी ने कुछ कही हो, बात तो कुछ है, हमारे तो सीएलसी में 2 ही है। सीएलसी में 2 प्रकार के लोग हैं भाई। या तो आपको वो लोग मिलेंगे जो कहेंगे सब कुछ सीएलसी है, या ये कहेंगे सीएलसी कुछ नहीं है, बीच वाला कोई खेल नहीं। डायलॉग है ना, यू लव मी और यू हेट मी बट नॉट यू इग्नोर मी, बड़ी बात है। देखो मैं 81 दिन लाइव आ रहा हूं। ओ ओंकार सिंह जी मेरी बात सुनो, धन्यवाद। लाइव आ रहा 81 दिन से, सिंगल नेगेटिव कमेंट नहीं आया अब तक, केवल 4 नेगेटिव कमेंट आए हैं। एक तो भाई ने लिखा कि तुम्हारा क्या होगा कोचिंग वालों, तो चिंता मत कर, तेरे पास मांगने नहीं आएंगे, नाम कोट नहीं करूंगा। एक कोई आदमी है जो कहता है साहब ये कोचिंग वाले लूटते हैं, तो भाई बता यार, फीस को तेरे घर से छीन के तो देके नहीं आ रहे हैं यार। भाई मेहनत करते हैं 18 घंटे यार, सुबह तेरे से पहले उठते तेरे बात होते। इसके अलावा कोई नेगेटिव कमेंट वो होते हैं कि आपकी पढ़ाई खराब है, या ऑनलाइन आपकी क्लास नहीं चलती, आपके टेस्ट नहीं चलते, आपका कमिटमेंट पूरा, वो नेगेटिव कमेंट मानते हैं हम लोग, इसलिए वो बाकी कहीं कमिटमेंट नहीं है। तो ये इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस दिया, सबसे बड़ी बात है। इसलिए 81 दिन से, अभी महेंद्र ने बात कोट की कि सोशल प्लेटफॉर्म पे खुल के बोलना 81 दिन पर, और मेरी मेच्योरिटी भी है कि हमने भी किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट स्टेटमेंट नहीं दिया। हमारी ना किसी से भैया दुश्मनी है इस फील्ड में, ना किसी दोस्ती है, हम समरस भाव से रहते हैं, समान भाव से जीते हैं सब। सीधी सी बात है भैया, यहां तो जो अपना है उसके लिए अपने हैं, जो नहीं है उसके भी अपने हैं, अगले की इच्छा है। एक बात कहना चाहूंगा, एक व्यक्ति एक घर से निकलता था रोज, सामने वाले घर वाला व्यक्ति उसको गुड मॉर्निंग कहता, सामने वाला उसको बेवकूफ कहता। तीसरा पड़ोसी उसको रोज देखता था। एक व्यक्ति घर से निकल रहा है, सामने एक पड़ोसी गुड मॉर्निंग कर रहा है, वो उसको बेवकूफ कह रहा है, तीसरा पड़ोसी देख रहा है। ये प्रोसेस वो 2 महीने से लगातार चल रहा था। तीसरा पड़ोसी नया पड़ोसी आया था, उसने एक दिन कहा भाई साहब आप रुकना, एक बात कहना चाहूंगा, आप बड़े अजीब आदमी हो, आप पिछले 2 महीने से गुड मॉर्निंग कह रहे हो और ये आपको बेवकूफ कह रहा है, आप इसको क्या गुड मॉर्निंग करते हो? तो उस बंदे ने बहुत बड़ी बात की ओंकार, उसने कहा यार तूने एक बात गौर की, ये बेवकूफ करना नहीं छोड़ सकता, तो मैं मेरी गुड मॉर्निंग करने कैसे छोड़ सकता हूं यार? ये अपना काम कर रहा हूं, मेरा काम कर रहा हूं भाई, इसका काम बेवकूफ बोलना है, बोलता रहेगा, मेरा काम गुड मॉर्निंग करना है। तो उसको खुशबू फैलानी है, वो खुशबू फैलाएंगे दोस्तों। और हर गुलाब के साथ कांटे होते हैं दोस्तों, मान के चलो आप यज्ञ भी करोगे तो कुछ लोग वहां भी कमेंट्स दे देंगे, भगवान राम और सीता को लोगों ने बख्शा, तो हम तो भैया हमारी तो विसार ही क्या है। फिर भी मैं कह सकता हूं ठंडे दिमाग से कोई व्यक्ति सोचे बैठ के, तो सीएलसी ने इस 80-81 दिन में ये प्रूव कर दिया, श्रवण सीएलसी, टीम सीएलसी बच्चों के लिए जीती थी, बच्चों की जीती है, बच्चों रहेगी। एक सिंगल दिन ऐसा नहीं जहां मैंने मेरे बच्चों से बात नहीं की। और मैं खुले मन से कहता हूं, किसी स्टूडेंट को कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से बात करें। आज दोस्तों बुधवार है, कल थर्सडे को हम लोग मैथ के सब्जेक्ट लाइव बात करेंगे, फ्राइडे को हमारे 1696 से लेके 2019 तक के सिलेक्टेड बच्चों से बात करेंगे, सैटरडे को भी सैटरडे ओपन कर दिया भाई, सुनो रे, अब लाइव में कोई ऑफ नहीं है, सैटरडे को लाइव रहेंगे। और संडे को दोस्तों मैं डिस्कस करूंगा नीट की कट ऑफ के बारे में, क्योंकि नीट का एक क्वेश्चन क्या होता है, एक प्रश्न क्या होता है, इसकी बात करेंगे दोस्तों हम लोग संडे को, ठीक है डियर? तो संडे को इस पर डिस्कस किया जाएगा। संडे को
इस पे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है डियर, तो ये सारी व्यवस्थाएं आपके सामने रहेंगी। अब हमारे आयुष पारिक, ये भी डॉक्टर है, मेरा स्टूडेंट है, आयुष से बात करना चाहेंगे। बिल्कुल आयुष, तो क्या तुम भूल गया? अरे कैसे भूलता, लाडला छोरा रहा मेरा जब पढ़ता था भाई, गुड़ू मुड़ू वैसे ऐसा था, गुड़ू मुड़ू। हाँ जी आयुष पारिक। JCLC, हेलो स्टूडेंट। टॉपिक्स की और सभी की बातें मेरे साथ में जितने भी मेरे सीनियर्स थे, टीचर्स थे, उन्होंने सबने कर दी है। मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि बायोलॉजी का पेपर कैसे सॉल्व करें। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक होती है इंफॉर्मेशन, जो सभी सही एक करना है। मिनट, हमारे सीकर एडीएम साहब भी हमारा लाइव देख रहे हैं। दोस्तों सफल हो गए। बॉम्बे से हमारे एक फिल्म के स्क्रिप्ट डायरेक्टर रामकुमार सिंह भी हमारा लाइव देखते हैं। सीकर के बहुत एनर्जेटिक युवा, एक जिस आदमी के हाथों में सीकर लॉकडाउन के दौरान काफी सेफ रहा। मैं सीकर के प्रशासन को सलूट करता हूं भाई, और आपका स्नेह प्यार CLC को बहुत अच्छा मिल रहा है। निश्चित बात है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब इतने सक्षम रहें कि आप सब लोगों की उम्मीद पे हम CLC खरी हमेशा की तरह खरी उतर पाए। एक बार फिर से सर गुड इवनिंग। देखिए, 3 टाइप के कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन, वहां पर आपको फिक्स एकदम डाटाबेस होगा, वो क्वेश्चन आपको एज इट इज समझ में आ जाएगा, आपसे सीधा पूछेगा। सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो होगा कॉन्सेप्ट पे बेस, वहां पे आपको गोल गोल घुमाया जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन होगा एप्लीकेशन, एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो रैंक डिसाइडेड क्वेश्चन है, जो डाला गया है कि फर्स्ट टॉपर कौन है, सेकंड कौन है, उनके लिए वो बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं, जो मतलब एकदम नए कॉन्सेप्ट पे होगा कि ये जो टॉपिक है इसकी क्या एप्लीकेशन है। तो पहले वाले आपसे आसानी से हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो परेशान करेंगे आपको, सेकंड टाइप के क्वेश्चन, जो किस पे बेस्ड है, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट पे घुमा करके बनाए गए क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, डायग्राम्स हैं, मैच द फॉलोइंग्स हैं। तो आप क्या कीजिए, जो मैं भी फॉलो करता था, जब मुझसे भी पहले गलतियां जो हुई हैं, जो मैंने सीखा कि आप जब भी पेपर को पढ़ें, ऑफलाइन मोड पे एग्जाम होना है नीट का, तो एक पेन से जब भी पूरे क्वेश्चन को पढ़े तो उसको गोल बना दीजिए। जैसे अगर उसने वहां पर कोई आपको घुमाने की कोशिश की है, कोई भी वर्ड उसने दिया इंपॉर्टेंट, तो आप उसको राउंड कर दीजिए। वहां से आपको क्या निकल के आएगा, जब भी आप उसको दोबारा देखेंगे, आंसर पे जाएंगे, लॉक करने से पहले आप देखिए कि आपने किन किन चीजों को गोल किया है। उससे आपको क्या पता चल जाएगा कि आप गलत तो नहीं जा रहे हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, डायग्रामेटिक के क्वेश्चंस में एक तो जल्दबाजी मत आइए, आपको डॉक्टर बनना है। पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी पसंद का क्वेश्चन मिल गया, आपने फटाफट से आंसर ए लगा दिया, बिल्कुल भी नहीं। वहां पर जो आपको दिख रहा है वो नहीं होगा। आप जब तक श्योर ना हो, अपने कॉन्सेप्ट्स के साथ उसको जोड़ नहीं पाए, जब तक आंसर को जज मत कीजिए। आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, और उसके बाद आंसर पे जाइए। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा। मेरा पर्सनल इंसिडेंट है, एक्सपीरियंस है ये। मैं जब CLC में पढ़ता था, मैं वेटनरी डॉक्टर हूं, मैंने जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहां से डिग्री की है मेरी, BVSC एंड DH की। तो लास्ट टाइम तक सेम ऐसी सिनेरियो था, एक एवरेज स्टूडेंट में शुरुआत से रहा। तो जब आते आते यही जो पावर प्ले का सा टाइम था, बिल्कुल डीमोटिवेट सा हो चुका था। एक उस टाइम पे बहुत महायज्ञ होता था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, वो बिल्कुल DTS पैटर्न पे अपना होता था, महायज्ञ होता था। तो उस टाइम पर मुझे किसी ने राय दी, जो सिलेक्टेड थे, तो बॉस की असेंबली भी अटेंड करी, वहां पर भी यही चीज निकल के आई कि कुछ नहीं करना, अब आपको कुछ नहीं करना। अब आपको क्या करना है, सुबह उठना है, टॉपिक तैयार करना है और DTS देनी है। आप हर दिन का स्कोर बना के चलिए, जो DTS है उसको दीजिए। और मैं लिटरली में कह रहा हूं, उस DTS के अंदर एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है, एक सही है, 3 गलत है। तो उन 3 गलत जो ऑप्शन है उनका भी रेफरेंस आप NCERT में से ढूंढिए और उसको तैयार करते जाइए। आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है, आपने अच्छे से पढ़ा है, कंफ्यूज मत हुई। PhD नहीं करनी है आपको, बहुत ज्यादा नहीं डिटेल में जाना है, आप इनको 11th-12th के लेवल तक का पूछा जाएगा। तो DTS दीजिए। मैंने उस टाइम पे महायज्ञ को फॉलो किया था, मैंने कुछ भी नहीं किया था, मेरी बायोलॉजी बहुत अच्छे से तैयार नहीं थी, पर मैंने महायज्ञ के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया, उसके चारों ऑप्शंस के बारे में नोट किया पेपर के अंदर ही, और मेरा बहुत अच्छा स्कोर आया था। तो बिल्कुल आप DTS को बहुत इंपॉर्टेंटली लीजिए, वो ही आपका तुर्क का इक्का साबित हो सकता है और आपका पूरा गेम चेंज कर देगा। ये बात कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने खुद पे अप्लाई किया। तो बाकी बॉस है ही एक प्रकार का इंजन है, आप में जितनी भी नेगेटिविटी, आप YouTube पे बॉस की वीडियोस देख सकते हैं, आप पॉजिटिव हो जाएंगे और पॉजिटिव वाइब्स के साथ तैयारी कीजिए। आपको टाइम मिला इतना सारा, क्या कोविड-19 आपको क्या मतलब, कोविड-19 से ये हो रहा है वो हो रहा है, आपके लिए क्या है, नीट का एग्जाम है और आपको फाड़ के देना है और एग्जाम में आपको सिलेक्ट होना है। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू डियर। मैं एक बार फिर से नाम कोट कर दूं, आस्था जैन मेरी बेटी देख रही है, मनोज निटवालवाल देख रहे हैं, सुरभि चौधरी, सुरभि क्या भाई, सुरभि मालपुरा देख रही है, दूसरी सुरभि कोई बच्चे हमारी है,
पंकज बिजारे देख रहे हैं, हमारे आशुतोष गर्ग देख रहे हैं, मोहनलाल चौधरी कह रहे हैं सर एक प्रेजेंटेशन क्लास प्री फाउंड, बिल्कुल सही है, प्री फाउंडेशन के लिए बात करेंगे, नोट कर ले इस पे बताएंगे कल। निरंजन कुमार देख रहे हैं, हेमंत कुमार चौहान देख रहे हैं, दिनेश साटला देख रहे हैं, सुभाष भास्कर, सजन रनवा, सुरेंद्र, संदीप जाट, रामकरण चौधरी, रामकरण जी कैसे हो भाई, नम्रता देख रही, योगेश, नम्रता, गजेंद्र, रोहित यादव, नितिन विजय, मैं, सुरेंद्र कुमार, विनायक, किशोर डागर, गजेंद्र बिस्ट, जयप्रकाश सर देख रहे हैं, एडम हमारे, पुनीत मीना जी, आदित्य कड़वा, निर्मल यादव, हिमांशु सैनी देख रहे हैं, आदित्य कड़वा देख रहे हैं, नेमिचंद झूरिया देख रहे हैं, कन्हैयालाल लोसल देख रहे हैं, सुनील दादी देख रहे हैं, प्रीतम यादव देख रहे हैं, एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू द फ्यूचर, बिल्कुल सही, झाबरमल देख रहे हैं, विकास चौधरी, अब्दुल रहीम देख रहे हैं, भागीरथ कमल शर्मा देख रहे हैं, कैसे हो भाई, नमस्कार जयशील जी, रमेश देख रहे हैं, हंसराज कसोटिया देख रहे हैं, दीपेंद्र यादव देख रहे हैं, एच आर प्रजापत देख रहे हैं, और दीपेंद्र यादव देख रहे हैं, और विजयपाल देख रहे हैं। दोस्तों तो ये आज का एक एपिसोड रहा, अगले में अब थोड़ा सा अब सब लोग कूल होके बैठ जाएं, स्टार्ट करना, संकेत बंद हो गया मेरा वाला। तो डियर अब आपको इतना ही कहना चाहूंगा, कल थर्सडे को हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ की फैकल्टी के साथ, फ्राइडे को डिस्कस करेंगे 96 से लेकर 2019 तक के हमारे सिलेक्टेड, मैं बात कर रहा हूं भाई सीएलसी में जो लड़का डॉक्टर डीआर और ईआर बना, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, चाहे आईटी से बना, चाहे एनआईटी से बना, चाहे स्टेट से बना, डॉक्टर चाहे वेटनरी बना, चाहे आयुर्वेद बना, चाहे एमबीबीएस बना, चाहे होम्योपैथी बना, जो डॉक्टर ईआर बने उनके लिए सीएलसी ने फेसबुक पेज बनाया अपना, सीएलसी सीकर और मेडिकोज एंड टेक्नोक्रेट्स, प्लीज उस पेज को आप फॉलो करें, उसको लाइक करें, और मैं चाहता हूं अगले 7 दिन में मेरे कम से कम हजारों बच्चा उस पेज पे आ जाए। ओकार जी इस पे आप थोड़ा इंडिविजुअली, आप भी अंकित और ओकार आप भी उस पे काम करें। संडे को दोस्तों नीट के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, और नीट के क्या स्ट्रेटेजी होती है, कॉलेज कैसे मिलते हैं, एक क्वेश्चन एक नंबर गेम को कहां से कहां बिगाड़ सकता है, बना सकता है। ओके डियर, और फिर से कहता हूं किसी स्टूडेंट को मेरे से बात करनी है तो मैं खुद का नंबर 9928738888। ओके दोस्तों, अब समाप्ति को लेके जाते हैं। हनुमान चालीसा रोज पढ़ रहे हैं, आज माता की आरती करने की इच्छा हो रही है, आज माता की आरती करेंगे। जय अम्बे गौरी ओ मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन दावत मैया जी को रोज, नावती हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी, आंग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्र वदननी को, ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, ओ मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गल माला, रक्त पुष्प गल माला, कंठन पर साजे, ओम जय अम्बे गौरी, हे हरि वाहन राजत, खड़ग कपर धारी, ओ मैया खड़ग कपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी, ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, ओ मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति, ओम जय अम्बे गौरी, सोम्बल सोम्ब विरारे, महिषासुर घाती, ओ मैया महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नयना, धूम्र विलोचन नयना, निस दिन मदमाती, ओम जय अम्बे गौरी, चंद मुंड सहारे, शोणित बीज हरे, ओ मैया शोणित बीज हरे, मधु के टब दो मारे, मधु के टब दो मारे, सुर भयहीन करे, ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी, ओ मैया तुम कमला रानी,
आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो, मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ढोल मृदंगा, और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, ओ मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। पूजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी, ओ मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर भाती, ओ मैया अगर कपूर भाती। श्रीमाल के तुम राजत, श्रीमाल के तुम राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, ओ मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी। ओ मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को ढोल मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। बोलो जीण माता की जय, कनौट माता की जय। हमारी सीएलसी माता की जय। कल फिर मिलते 6:30 बजे। ओके, थैंक यू जय सीएलसी।